पुस्तक 1, अध्याय 1, मृतकों की भूमि। तेजी से चलो, तुम पहले ही मर चुके हो और भूत बन चुके हो। जल्दी करो, तुम एक राजकुमार हो, तुमने करोड़ों नागरिकों और 30,000 बख्तरबंद घुड़सवारों पर शासन किया है। पाताल लोक में तुम मानव राजकुमार कुछ भी नहीं हो। तमाचा तमाचा। एक लंबा ताकतवर दिखने वाला राक्षसी सिपाही, जिसका चेहरा क्रूर और क्रूर था, गुस्से से गुर्राया और बार बार अपने चाबुक से वार कर रहा था। चाबुक बिजली की तरह चमक रहा था और मृतकों की आत्माओं के शरीरों पर प्रहार कर रहा था। उसने उस भूत पर, जो अहंकार से खुद को राजकुमार बता रहा था, कई दर्जन बार प्रहार किया और तभी रुका जब भूत की आत्मा लगभग विलुप्त हो गई। मुझे मर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है, यही पाताल लोक है। जी निंग अचानक प्रकट हो गया। वह अपरिचित परिवेश को जिज्ञासा से देखने से खुद को रोक नहीं सका। राजकुमार की अहंकारी शेखी बघारते हुए जी निंग को शक हुआ। करोड़ नागरिक, 30,000 बख्तरबंद घुड़सवार, आधुनिक पृथ्वी पर 30,000 बख्तरबंद घुड़सवार कहाँ मिलेंगे? और तेज, विशाल, चमकता हुआ मिनोटॉर दानव सैनिक जी निंग को घूर कर रेखने लगा। जी निंग ने बाकी रेजिमेंट का अनुसरण किया। सफेद कपड़ों में अनगिनत लोग एक कतार में, एक लंबे घुमावदार अजगर की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कतार के अंत में सफेद कपड़ों में और लोग अचानक प्रकट हो जाते। इनमें से कुछ सफेद कपड़ों वाले लोग सिर हिलाते और आहें भरते, कुछ रोते, कुछ शेखी बघारते और कोसते, कुछ आश्चर्य से देखते रहते। मेरे पिता महान बर्फीले पर्वत के शैतान राजा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर वार करने की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ग्रह, मुझे मारना बंद करो। जो भूत अभी अभी पाताल लोक पहुंचे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वे मर चुके हैं। उनमें से कई लोग मार खाते हुए गुस्से से दहाड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें इस हद तक पीटा गया कि उन्हें समझ आ गया कि वे मर चुके हैं। अतीत में वे चाहे कितने भी गौरवशाली रहे हों, मृत्यु के बाद अब उनके पास कुछ भी नहीं था। समय तेजी से बीत गया। जी निंग भूतों की उस अंतहीन कतार में बहुत देर तक चलता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। अगर वह बोलता तो शायद वह मिनोटॉर उसे कोड़े मार देता। वह पहले ही काफी देर से बेहोशी की हालत में चल रहा था। शुक्र है, भूतों को भूख या प्यास नहीं लगी। एक दिन बहुत लंबे समय तक चक्कर खाते हुए चलने के बाद जी निंग, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज दुनिया में गूंज उठी। अनगिनत भूतों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। जी निंग भी आसमान को घूर रही थी। क्षितिज से एक विशाल काला बादल उमड़ने लगा और उस बादल के ऊपर एक विशाल मिनोटॉर देवता था जो काली रोशनी से चमक रहा था। यह विशालकाय मिनोटॉर देवता 1,00,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। वह एक विशाल पर्वत जैसा था। जिस काले बादल पर वह बैठा था, वह तेजी से क्षितिज से उड़ गया। जी निंग, विशाल काले बादल के ऊपर मिनोटॉर देवता नीचे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों से प्रकाश की 2 ऊंची सुनहरी किरणें निकल रही थीं, जो नीचे के पूरे क्षेत्र को ढक रही थीं और जी निंग के शरीर को रोशन कर रही थीं, जो वहां एक मूर्ख की तरह खड़े थे। मिनोटॉर देवता की आंखों की चमकती रोशनी जी निंग के शरीर पर छा गई और जी निंग भूतों की कतारों से गायब हो गई। वे साधारण मिनोटॉर सैनिक चुप हो गए। किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। सभी भूत सदमे में थे। काफी देर बाद ही उन्हें होश आया। असीम काले बादलों के बीच विशालकाय मिनोटॉर देवता खड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली के ऊपर एक छोटा सा बिंदु था। जी निंग पूरी तरह से हैरान थी। ईश्वर, उसके सामने एक विशाल मिनोटॉर देवता खड़ा था और वह उसकी हथेली पर खड़ा था। जी निंग, मिनोटॉर देवता ने अपने हाथों में छोटे से कण को देखा। मैं कुई महल के स्वामी के आदेश पर तुम्हें लेने आया हूँ। मिनोटॉर देवता ने अपने हाथों में उस छोटे से कण से कहा और फिर अपने हाथों के एक इशारे से जी निंग को एक खाली जगह में रख दिया। फिर मिनोटॉर देवता ने अपना काला बादल उठाया और तेजी से क्षितिज में विलीन हो गए। भूत दुनिया के फेंगडू शहर में एक शांत अध्ययन कक्ष में एक किताबों की अलमारी और उसके बगल में एक मेज थी। नीले वस्त्र पहने, लगभग अधेड़ उम्र का एक आदमी किताब पलट रहा था। जी निंग उसके सामने खड़ी थी। कुई महल का स्वामी मुझसे क्यों मिलना चाहता है? जी निंग सोच रहा था। उसे पता ही नहीं था कि यह कुई महल का स्वामी कौन है और वह उससे कभी मिला भी नहीं था। वह तो बस एक साधारण व्यक्ति था। वह किसी अमर को कैसे जान सकता था? अगर उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली होती तो उसे जीवन भर अपनी बीमारी से पीड़ा न होती। तो फिर कुई महल के स्वामी ने उसे यहाँ लाने के लिए मिनोटॉर देवता को क्यों भेजा था? उसने मुझे बुलाया, लेकिन फिर मुझसे बात नहीं की। जी निंग ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। अध्ययन कक्ष बहुत सादा था। सजावट में सिर्फ एक पेंटिंग थी। ये तो, जी निंग ने उसे ध्यान से देखा। यह एक लड़की की पेंटिंग थी। उसके पंखदार वस्त्र प्राकृतिक लावण्य से भरे थे और उसके होठों की मुस्कान धरती के मंदिरों में बुद्ध की मुस्कान से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। पलक झपकते ही जी निंग उस पेंटिंग को देखने में मग्न हो गई। इस पेंटिंग में दिख रही महिला रूप, रंग, बालों या पहनावे के मामले में बेहद आकर्षक थी। ओह! नीले वस्त्रधारी आदमी ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा, आश्चर्य से पेंटिंग की ओर देखते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी बोध शक्ति होगी। उठो! नीले वस्त्रधारी आदमी ने धीरे से चिल्लाकर कहा। जी निंग जिस खाली सोच विचार की दुनिया में था, वह पूरी तरह बिखर गई और उसकी नींद खुल गई। अब उसे याद आया कि वह कुई महल के स्वामी की जगह पर था। लॉर्ड कुई अपनी किताब बंद करके उसे देख रहे थे। जी निंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी वर्तमान स्थिति से वह लॉर्ड कुई के हाथों में लिखे शब्द देख सकता था। जीवन और मृत्यु की पुस्तक। लॉर्ड कुई जीवन और मृत्यु की पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं अभी तुम्हारे जीवन के बारे में पढ़ रहा था। लॉर्ड कुई जी निंग की ओर मुस्कुराए।
जी निंग चौंक गई। उसकी जिंदगी, उसका पिछला जीवन उसके मन में एक स्वप्न की तरह उभर आया। उसके पिता एक बायोसाइंस प्रोग्राम में अग्रणी शोधकर्ता थे। उनका वेतन बहुत ऊंचा था। उसकी माँ एक साधारण शिक्षिका थी। चूंकि वह ऐसे परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उसका जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से वह लगातार बीमारियों से ग्रस्त रहा। सभी डॉक्टरों ने कहा कि अगर वह 15 या 16 साल तक जीवित रहा तो यह चमत्कार होगा। इसलिए वह न तो स्कूल जा पाता था, न ही अपने साथियों के साथ खेल पाता था। रोजाना सिर्फ आधा घंटा चलने से ही उसे थकान महसूस होती थी। बीमारी से लगातार पीड़ित, कमजोर शरीर के कारण उसका बचपन बहुत अकेलापन भरा था। उसने बहुत पहले अस्पताल में सुना था कि लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उसे किशोरावस्था में कैसे मर जाना चाहिए। अपनी मृत्यु के निकट आने की इस भयावह अनुभूति ने उसके बचपन को पीड़ा दी थी, जिससे वह और भी अकेला हो गया था। सौभाग्यवश उनके पास किताबें और इंटरनेट था। किताबों और इंटरनेट ने उसे एक मानसिक दुनिया दी, जिससे वह विकृत व्यक्तित्व के भाग्य से बच गया। किताबों और इंटरनेट के जरिए उसने दुनिया के बारे में बेतहाशा ज्ञान अर्जित किया और उसका हृदय धीरे धीरे शांत होता गया, जिससे वह दुनिया को देखने के अपने नजरिए में ज्यादा तार्किक होता गया। वह जानता था कि दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं जो उससे भी बदतर हालत में हैं। आखिरकार उसके माता पिता तो थे ही, और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त था। वह जीवन में अपने मूल्य की तलाश कर रहा था। वह यहाँ यूं ही रहकर मरने का इंतजार तो नहीं कर सकता था, है ना? जीते जी उसे कुछ तो करना ही था, और इसीलिए उसने अपने माता पिता से 1 लाख चीनी डॉलर मांगे और ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिया। वह शुरू से ही अपने जीवन को और दिलचस्प बनाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे वाकई अविश्वसनीय उपलब्धियां मिलीं। कई वर्षों के बाद उसने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बीमारी उन्हें लगातार याद दिलाती रही कि वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। चूंकि उनके माता पिता को उनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि वहाँ पैसा छोड़ना बेकार होगा। इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपना सारा पैसा देश भर के गरीब और बीमार बच्चों को दे दिया। मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उन अनगिनत गरीब, बीमार बच्चों का भाग्य बदल सकता हूँ। जी निंग के दिल में यही सबसे गहरी इच्छा थी। अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ अस्पताल के बाहर सड़कों पर टहल रहा होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा जीवन जन्म से ही कष्टों से भरा था, लॉर्ड क्वी ने धीरे से कहा, लेकिन इस कष्ट ने तुम्हें विकृत नहीं किया, बल्कि इसने तुम्हें आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। तुमने न सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाया, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, तुमने सब कुछ दान कर दिया। 18 साल की उम्र, मर गया। लॉर्ड क्वी ने आह भरी। किसी अजनबी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होना बहुत दुर्लभ है। जी निंग ने कहा, महल के स्वामी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं लंबी उम्र जीती तो शायद ऐसा करने को तैयार न होती। डॉक्टरों के अनुसार मैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने और जी पाती। मेरे लिए उन 3 महीनों की जिंदगी का सौदा करके एक छोटी बच्ची को जिंदगी के कई साल और देने का फैसला करना वाकई काबिले तारीफ था। लॉर्ड क्वी हंसे, फिर लापरवाही से जीवन और मृत्यु की किताब खोली। उनकी कोमल आवाज में असीम महिमा थी। जी निंग, तुमने अपने जीवन में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। तुम्हारे पुण्य महान हैं। तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए तुम्हें स्वर्गलोक में पुनर्जन्म मिलेगा। स्वर्गलोक? जी निंग ने धीरे से कहा। भगवान क्वी ने आह भरी, केवल वे ही स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकते हैं जो महान कर्म पुण्य संचित करते हैं। पृथ्वी पर इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है। जाने अनजाने अपनी अपार संपत्ति का त्याग करके और उन सभी बच्चों की मदद करके आपने अपार कर्म पुण्य संचित किया है, अन्यथा आप शायद स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर पाते। महल के स्वामी, आपका क्या मतलब है? जी निंग उलझन में थी। लोग पवित्र और द्वेष रहित जन्म लेते हैं, क्वी महल के स्वामी ने उत्तर दिया। बच्चे पूरी तरह से पवित्र होते हैं, लेकिन बाद में जीवन की अनिश्चितताएं उन्हें बदल देती हैं। अगर आप बड़ों की मदद करते तो आप कुछ दयालु लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कौन दयालु है और कौन बुरा। अगर आपने बुरे लोगों की मदद की होती तो इससे आपके कर्मों का पुण्य कम हो जाता। जी निंग को अब समझ आया कि उसका क्या मतलब था। जीवन और मृत्यु की पुस्तक में पहले से ही तय था कि तुम केवल 16 वर्ष तक जीवित रहोगे। हालांकि तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें 18 वर्ष की आयु तक जीने की अनुमति दी गई। लॉर्ड क्वी ने आह भरी। क्या? जी निंग चौंक गई। क्या आप कह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु की किताब में दर्ज भाग्य को बदला जा सकता है? बेशक इन्हें बदला जा सकता है। इन्हें क्यों नहीं बदला जा सकता? लॉर्ड क्वी हंसे। मेरे लिए किसी व्यक्ति के जीवन में 100 साल जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्वर्ग भी तुम्हें मरना चाहे तो भी वह तुम्हें जीवित रहने का मौका देगा। जीवन मृत्यु की किताब तो और भी कम। इंसान का भाग्य पहले से तय होता है, ये सच है, लेकिन इसे बाद में बदला जा सकता है। जी निंग को अब समझ आ गया, ये सच था। प्राचीन लोग कहते थे, अगर स्वर्ग कोई पाप करता है तो उसके विरुद्ध जाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। अगर स्वर्ग चाहता कि तुम मर जाओ तो भी वह तुम्हें जीने का मौका देगा। जीवन और मृत्यु की पुस्तक पूर्व निर्धारित नियति से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे कोई बाद में बदलने की कोशिश कर सकता है। मेरा मानना है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने महान पुण्य अर्जित किया है। महल के स्वामी, आपने मुझे अकेले क्यों बुलाया? जी निंग ने हैरान होकर पूछा। लॉर्ड क्वी हंसे, क्योंकि तुम और मैं एक ही शहर से हैं। उसी शहर से? जी निंग दंग रह गई। क्या तुम भी? ठीक है,
आप आधुनिक लोगों के शब्दों के अनुसार मैं भी पृथ्वी से हूँ। लॉर्ड कुई हंसे, लेकिन वह सुई और तांग राजवंशों के जमाने की बात है। सुई और तांग राजवंश। जी निंग बेहद उत्साहित की। मैंने उन भूतों को कहते सुना कि वे राजकुमार या शैतान राजा थे। उनमें से कोई भी पृथ्वी से नहीं है। उनका पृथ्वी से न होना स्वाभाविक है। अंतरिक्ष काल के अनंत ब्रह्मांड में 3 क्षेत्र हैं, स्वर्ग, पाताल और नश्वर क्षेत्र। लॉर्ड कुई ने समझाया, स्वर्ग का अर्थ है स्वर्गीय क्षेत्र, पाताल लोक का अर्थ है पाताल लोक, नश्वर राज्य। नश्वर क्षेत्र को दर्शाता है। नश्वर क्षेत्र में 3000 से ज्यादा प्रमुख दुनियाएं और खरबों छोटी दुनियाएं हैं। ये 3000 प्रमुख दुनियाएं बेहद विशाल हैं और उनमें अमर और शैतान छिपे हुए हैं। जहां तक खरबों छोटी दुनियाओं की बात है, वे सभी बहुत छोटी हैं और उनकी आबादी बहुत कम है। हमारा गृहनगर पृथ्वी उन छोटी दुनियाओं में से एक है। अब तक वहां केवल कुछ अरब लोग ही रहे हैं। हर पल उन 3000 बड़ी दुनियाओं और खरबों छोटी दुनियाओं में अनगिनत मौतें होती हैं और आत्माएं सभी पाताल लोक में आती हैं। बताओ, पाताल लोक में कितने भूत हैं? कुई महल के स्वामी ने जी निंग की ओर देखा। जी निंग हैरान रह गई। हे भगवान, 3 क्षेत्र। नश्वर लोक बहुत विशाल था। पृथ्वी खरबों छोटे लोकों में से एक थी। एक पृथ्वीवासी होने के नाते अतीत में वह हमेशा यही सोचता था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि पृथ्वी खरबों छोटे लोकों में से एक थी और उसे 3000 बड़े लोकों में से एक भी नहीं माना जा सकता। एक पल में उसे नुकसान और भटकाव का एहसास हुआ। 3000 बड़े लोक, 1 खरब छोटे लोक। बेशक ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास उच्च पुण्य है, लेकिन ये दुर्लभ है कि मेरे गृहनगर से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इतना उच्च पुण्य अर्जित किया हो। और उससे भी बढ़कर आपका पूर्व निर्धारित भाग्य एक छोटा जीवन था। इसके बावजूद आपका इस स्तर तक पहुंच पाना बहुत दुर्लभ है। मेरे पास बस कुछ खाली समय था, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था, मेरे साथी पृथ्वीवासी। लॉर्ड कुई ने कहा, आप जल्द ही पुनर्जन्म लेने वाले हैं। मैं आपको पुनर्जन्म की 6 अवस्थाओं के बारे में बताता हूँ। पुनर्जन्म की 6 अवस्थाएं देवों, असुरों, मनुष्यों, पशुओं, प्रेतात्माओं और नरक प्राणियों को संदर्भित करती हैं। भगवान कुई ने समझाया, जो लोग देव और असुर के रूप में पैदा होते हैं वे सभी स्वर्ग लोक में माने जाते हैं। मनुष्य और पशु नश्वर जगत का हिस्सा हैं। प्रेत, भूत और नरक प्राणी पाताल लोक में हैं। स्वर्ग लोक ही वह स्थान है जहाँ तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला है। इन शब्दों ने जी निंग को तुरंत सचेत कर दिया। कुई महल के स्वामी ने आह भरी, यही सबसे अच्छी जगह है। जब तुम्हारा स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म होगा तो प्रकृति स्वयं तुम्हें एक देव के रूप में जन्म देगी। केवल स्वर्ग द्वारा स्वाभाविक रूप से जन्म लेने वाले को ही बेदाग जीवन रूप कहा जा सकता है। प्रकृति से जन्मा, माँ से नहीं। जी निंग एकदम चौंक गई। बिल्कुल, लॉर्ड कुई हंसे, वरना तुम्हें बेदाग जीवन रूप कैसे माना जा सकता है? सच कहूँ तो स्वर्ग और धरती तुम्हारे माता पिता होंगे। स्वर्ग लोक में जन्म लेने के बाद तुम अद्भुत गति से प्रशिक्षण लोगे। तुम आसानी से दिव्य दरबार में प्रवेश कर सकोगे और स्वर्ग के सैनिक या सेनापति बन सकोगे। लॉर्ड कुई ने भावुक होकर आह भरी। जी निंग ने अपनी आंखें रगड़ी। स्वर्ग का सैनिक या सेनापति? वह स्वर्ग का सैनिक या सेनापति बनने जा रहा था। देवताओं को एक और लाभ है, 16 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही तुम्हें अपने पिछले जन्मों की सारी स्मृतियां पुनः प्राप्त हो जाएंगी। लॉर्ड कुई ने आह भरी। इस बार मैं तुमसे इसलिए मिला क्योंकि तुम उच्च गुणों वाले हो और एक देशवासी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तुम यहाँ आए थे तो तुम मनुष्यों के रचयिता नुवा की पेंटिंग देखकर मंत्रमुग्ध हो गए होगे। तुम्हारी अंतर्दृष्टि और बोध वाकई बहुत उच्च है। स्वर्ग का एक उत्कृष्ट सैनिक बनने में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। जी निंग बहुत खुश थी। उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। नुवा की पेंटिंग को देखो। लॉर्ड कुई ने दीवार पर लगी पेंटिंग की ओर इशारा किया। जी निंग ने इसे देखा तो क्या पेंटिंग में दिख रही महिला देवी नुवा थी? इस चित्र में दिखाई देने वाली व्यक्ति परम पवित्र और परम दयालु आदि देवी मिस नुवा हैं। लॉर्ड कुई का चेहरा गंभीर हो गया। जब से पंगु ने ब्रह्मांड की रचना करने के बाद अपनी जान दी है, तब से केवल वह मिस नुवा ही पंगु के स्तर तक पहुंच पाई हैं। मिस नुवा ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन उसे ठीक करने में भी सक्षम है। वह नए जीवन का निर्माण भी कर सकती हैं। अनगिनत जातियों में मानव जाति सबसे आध्यात्मिक है और इसकी रचना मिस नुवा ने की थी। उन्होंने 84,000 सत्यों को समझा है और निस्संदेह वे तीनों लोकों में सबसे अजेय शक्तिशाली उपस्थिति हैं। तीनों लोकों में सबसे ऊंचा। जी निंग दंग रह गई। नुवा ने इंसानों को बनाया और नुवा ने दुनिया की मरम्मत की। उसने बहुत पहले इन मिथकों के बारे में सुना था। ये पेंटिंग विजुअलाइजेशन तकनीक के लिए इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसमें छिपे रहस्यों को देखना नामुमकिन है। लॉर्ड कुई हंसे। हालांकि आप एक देव और एक स्वर्गीय योद्धा बनने वाले हैं और आपको इसमें प्रशिक्षण भी मिलेगा, लेकिन पहले मैं आपको विजुअलाइजेशन तकनीक सिखा दूं और उन कर्म बंधनों को पूरा कर दूं जो हमें एक साथ लाए हैं। धन्यवाद लॉर्ड कुई। जी निंग इतना नीचे झुका कि वह लगभग जमीन तक पहुंच गया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक विजुअलाइजेशन तकनीक से ज्यादा कुछ नहीं है। यह कोई गुप्त प्रशिक्षण पद्धति या अमर या शैतानों की कोई जादुई तकनीक नहीं है। लॉर्ड कुई ने जी निंग के माथे पर अपनी एक उंगली उठाई। धमाका। जी निंग को लगा कि उसका मस्तिष्क अचानक फट गया और उसके दिमाग में नुवा की एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उठो। लॉर्ड कुई ने जी निंग की ओर देखा। याद रखना, बार बार उनकी कल्पना करने से तुम्हें अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करने में मदद जरूर मिलेगी, लेकिन हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला है और तुम्हें दादी मेन का अमृत पीना होगा।
तुम अस्थायी रूप से अपनी याददाश्त खो दोगी। जब तुम 16 साल की हो जाओगी तो तुम्हें ये कल्पना तकनीक याद आ जाएगी। बस इतना ही काफी है। ये तुम्हें स्वर्ग की सेना में एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त होगी। इस कल्पना तकनीक से तुम्हें अमर बनने का प्रशिक्षण मिलेगा। अगर तुम दिव्य अमर बनना चाहती हो तो तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल हो जाओगी और भविष्य में हम दिव्य दरबार में फिर मिलेंगे। जी निंग का दिल उत्साह से भर गया। स्वर्ग की सेना, अमर बनना, वह वास्तव में इस सब के लिए उत्सुक था। जाओ, कुई महल के स्वामी ने हाथ हिलाया। हुआ, जी निंग गायब हो गई। पुस्तक 1, अध्याय 2, पुनर्जन्म। कुई महल के स्वामी के आदेश से मैं तुम्हें पीले झरनों की सड़क तक ले जाने आया हूँ। भाई, हवा में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक महिला जी निंग का हाथ पकड़े हुए उड़ रही थी। जी निंग ने अपने चारों ओर देखा। अभी कुछ देर पहले ही तो वह कुई महल के स्वामी के महल में था। अचानक वह हवा में कैसे प्रकट हो गया? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर भगवान कुई कौन है? जी निंग हैरान थी। मैंने सुना है कि पुनर्जन्म से पहले मैं मृतकों के न्यायाधीशों से मिलूंगी। वे मेरे पिछले और वर्तमान जन्मों की जांच करेंगे, फिर मुझे पुनर्जन्म के लिए भेजेंगे, है ना? क्या तुमने पहले ही किसी न्यायाधीश को नहीं देखा? बैंगनी वस्त्रधारी महिला हंसी। जीवन और मृत्यु की पुस्तक के संरक्षक होने के नाते लॉर्ड कुई स्वाभाविक रूप से मृतकों के प्रथम न्यायाधीश हैं। चूंकि वे स्वयं तुम्हारा न्याय करने आए हैं, इसलिए अन्य सामान्य न्यायाधीशों को तुम्हारा न्याय करने आने की आवश्यकता नहीं है। पाताल लोक में सर्वोच्च अधिकारी 10 हॉलों के यम यानी नरक के 10 राजा थे। उनके ठीक नीचे मृतकों का प्रथम न्यायाधीश कुई महल का स्वामी कुई जुए था। उनकी महान ख्याति बहुत पहले ही तीनों लोकों में फैल चुकी थी। नश्वर लोक अतुलनीय रूप से विशाल था। इसमें 3000 प्रमुख लोक और खरबों लघु लोक थे। प्रत्येक जीवित प्राणी के जन्म से पहले ही उसके अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता था। ये कितना विशाल कार्य था। इस प्रकार पूरे पाताल लोक में खरबों न्यायाधीश थे जो खरबों लोकों की मृत आत्माओं का न्याय करने के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन कुई जुए सभी न्यायाधीशों का नेता था और उसे प्रथम न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त थी। वह जीवन और मृत्यु की पुस्तक का सच्चा संरक्षक था। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि वह वस्तुतः नर्क के 10 राजाओं के समान ही था। देखो, पीले झरनों की ओर जाने वाली सड़क। महिला ने उनके सामने एक विशाल सड़क की ओर इशारा किया जिस पर अनगिनत भूत एक पंक्ति में धीरे धीरे चल रहे थे। अगर तुम सड़क पर चलते रहे तो तुम जल्द ही निराशा के पुल पर पहुंच जाओगे। निराशा के पुल को पार करने और दादी मीन के विस्मृति के अमृत को पीने के बाद तुम पुनर्जन्म ले सकते हो। जाना। महिला ने हाथ हिलाया। जी निंग का शरीर अचानक सुनहरी रोशनी से घिर गया जिससे वह सीधे लाइन के सामने आ गया, जिससे वह लाइन में आगे निकल गया। पंक्ति के पास खड़े मिनोटोर सैनिकों ने बैंगनी वस्त्र पहने उस महिला को ऊपर हवा में देखकर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जी निंग को ले जाने के लिए एक मिनोटोर सैनिक का इंतजाम भी किया और उसके साथ बेहद विनम्र व्यवहार किया। येलो स्प्रिंग्स रोड धुंध से भरा हुआ था। अनगिनत आत्माएं उसमें से गुजर रही थीं और जी निंग उनमें से एक थी। वह क्या है? जी निंग ने सामने देखा। उसके सामने बहुत घना कोहरा था। जो भी आत्माएं वहां प्रवेश करती वे गायब हो जाती और फिर कभी वापस नहीं आती। आगे बढ़ो, सामने निराशा का पुल है। पास खड़े मिनोटोर सैनिक ने विनम्रता से कहा। जी निंग ने सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और घने कोहरे में प्रवेश कर गया। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे स्पेस टाइम बदल गया हो। ये कहाँ है? जी निंग असमंजस में अपने आसपास का नजारा देख रहा था। उसके सामने एक छोटी घुमावदार सड़क थी। भूतिया आकृतियां धुंधली दिखाई दे रही थीं। उसके सामने बस कुछ दर्जन भूत ही दिखाई दे रहे थे। इस छोटी सी सड़क के सामने एक तेज गंदले पानी वाली नदी थी। यह निराशा का पौराणिक पुल होना चाहिए। जी निंग आगे बढ़ी। कितनी अजीब बात है। जाहिर है अनगिनत लोग यहाँ घुसे थे, लेकिन मेरे अंदर आने के बाद इतने कम लोग कैसे दिख रहे हैं? जी निंग हैरान थी। वह कैसे जान सकता था कि यहाँ निराशा के पुल पर समय बाहरी दुनिया की तुलना में अलग तरीके से बहता है। जैसा कि कहावत है, स्वर्ग में बीतने वाले प्रत्येक दिन के लिए नश्वर संसार में 1 वर्ष बीतता है। निराशा के पुल पर समय और भी ज्यादा तेजी से बीतता था। पाताल लोक में एक दिन निराशा के पुल पर अनगिनत वर्षों के बराबर होता था। मुझे माफ करें। जैसे ही जी निंग निराशा के पुल पर चला, उसने देखा कि पुल के दूसरी तरफ खून का एक तालाब था। उस खून के तालाब में तरह तरह के जहरीले कीड़े, जहरीले सांप और खूंखार कुत्ते थे जो लोगों को बेतहाशा काट रहे थे। ज्यादातर भूत खून के तालाब के पास से आसानी से निकल गए, लेकिन कुछ सीधे उसमें गिर गए। जाहिर है ये लोग घोर पापों के बोझ तले दबे थे और उनके लिए उस भयानक खून के तालाब से बचना नामुमकिन था। अगर तुम्हें पता होता कि आज क्या होगा तो क्या तुम पहले ऐसा करते? जी निंग ने सिर हिलाया, फिर दूसरी तरफ देखा। कितना सुंदर! विस्मृति की नदी के पास अनगिनत सुंदर फूल थे। पुल से ज्यादा दूर नहीं एक अनमोल रत्न था जिसकी रोशनी से कई अलग अलग छवियां बन रही थीं। ये पौराणिक 3 जन्मों का पत्थर था जो पिछले जन्म, वर्तमान जन्म और अगले जन्म का प्रतीक था। 3 जीवनों के पत्थर से ज्यादा दूर नहीं एक पत्थर का मंच था। ये घर देखने का मंच था। आत्माएं मंच पार करने के बाद दादी मेंग के पास पहुंची। दादी मेंग दिखने में एक बेहद साधारण बूढ़ी दादी थी। वे अपने हाथों में पानी का एक कटोरा लिए हर आत्मा को पानी पिलाने के लिए देती थीं। पानी पीने के बाद आत्माएं सुस्त और मदहोश हो जाती थीं, मानो वे किसी मदहोशी में हों, और वे स्वतः ही दादी मेंग के पीछे पुनर्जन्म की 6 सुरंगों में से एक की ओर चलने लगती थीं।
देव, असुर, नश्वर, पशु, प्रेत, भूत, नरक। जी निंग ने दादी मेन के पीछे अथाह गहरी सुरंगों को देखा। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं भूलना नहीं चाहता, मैं भूलना नहीं चाहता। कई भूतों को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, एक अदृश्य अटल शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जब वे दादी मेन के पास पहुंचे तो उस अदृश्य शक्ति ने उन्हें दादी मेन का अमृत पीने के लिए मजबूर कर दिया। चाहे वे कितनी भी चीखें, उन्होंने उसे पी ही लिया। और उसे पीने के बाद चाहे उनकी भावनाएं कितनी भी प्रबल हों या उनकी यादें कितनी भी गहरी हों, वे सब कुछ भूल गए। तब तक वे अपने आप में नहीं रहे। मैं स्वर्ग लोक में प्रवेश कर रही हूँ। हालांकि 16 साल की उम्र में मुझे अपनी यादें वापस मिल जाएंगी, लेकिन तब तक क्या स्वर्ग लोक में बिताए 16 सालों की यादें मेरे लिए अहमियत रखेंगी, या मेरे पिछले जन्म की यादें? क्या तब तक मैं वही रहूंगी? जी निंग को थोड़ा दुख हुआ। वह समझ, इस जीवन में वह केवल 18 वर्ष ही जी पाया। स्वर्ग लोक में उन 16 वर्षों में वह इस जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। संभवतः उसकी वर्तमान स्मृतियां गौण होंगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जी निंग पहले से ही बंधा हुआ था और वह उस बल के नियंत्रण में आगे बढ़ गया। उसके आगे के सभी भूतों ने दादी मेन का अमृत पी लिया। 6 और भूतों में उसकी बारी होगी। दादी मेन का अमृत। जी निंग ने दादी मेन को देखा। दादी मेन ने अचानक अपना सिर उठाया। ये पहली बार था जब जी निंग ने दादी मेन को सिर उठाते देखा था। दादी मेन दूर आसमान की ओर देखती रही और फिर उनकी बूढ़ी आवाज गुस्से से बोली, बेशर्म। धमाका, आसमान टूटता हुआ और धरती टूटती हुई प्रतीत हुई। आसपास का आसमान अचानक टूटने लगा और आसपास का कोहरा छटने लगा, जिससे बाहरी दुनिया में कतार में खड़े अनगिनत भूत दिखाई देने लगे। अंतरिक्ष में दरारों ने अनगिनत भूतों को धूल में बदल दिया। फूटते बुलबुलों की तरह अनगिनत आत्माएं गायब होने लगीं और वे सभी दुख से चीखने लगीं। बूम 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 बूम। हवा में अनगिनत काले ड्रैगन उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से हर एक किसी विशाल घुमावदार पर्वत श्रृंखला जैसा विशाल लग रहा था। जी निंग उन दिल दहला देने वाले ड्रैगन के शल्कों को भी देख पा रही थी। अनगिनत ड्रैगन आसमान में मस्ती करते हुए इधर उधर भटक रहे थे और फिर हर काले ड्रैगन ने काली बिजली की कई धाराएं उगल दी। तुरंत काली बिजली के खरबों बोल्ट नीचे गिरे और उनमें से हर एक ने आकाश और पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जुड़वां लोक के विपत्ति ड्रैगन का जीवन और मृत्यु का स्वरूप, पुनर्जन्म के 6 मार्गों पर आक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घोर पाप है। दादी मेन बेलगाम क्रोध से चिल्लाईं। एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित होकर वह आकाश में करोड़ों काले ड्रैगन की ओर उड़ चलीं। देखते ही देखते उन अनगिनत काले ड्रैगन ने दादी मेन को घेर लिया। गड़गड़ाहट, दुनिया टूट रही थी और विस्मृति की नदी का गंदा पानी लहरें बनाने लगा था। जो भी भूत उस पानी को छूते वे तुरंत गायब हो जाते। निराशा का पुल टूट गया और निराशा के पुल के ऊपर मौजूद भूत सीधे विस्मृति की नदी में गिर पड़े। पुनर्जन्म के 6 मार्गों की बात करें तो वे अथाह गहरी सुरंगें भी हिलने लगी थीं और उनकी गहराई से रोशनी चमकने लगी थी। उफ़! जी निंग उस विपत्ति को देखकर दहशत से भर गया जो वह देख रहा था। साथ ही उसे उस अदृश्य बंधनकारी शक्ति के लुप्त होने का आभास भी हुआ। मैं जोखिम उठाऊंगा। जब बंधन शक्ति समाप्त हुई तो जी निंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हुआ। आधा उछलता आधा उड़ता हुआ वह सीधे मर्त्यलोक सुरंग की ओर कूद गया। पुनर्जन्म के 6 मार्ग अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। चूंकि अधिकांश लोग मर्त्यलोक में प्रवेश करते थे, इसलिए मर्त्यलोक की सुरंग दादी मेन के ठीक पीछे थी और जी निंग के सबसे करीब थी। स्वाभाविक रूप से जी निंग ने उस सुरंग में नीचे कूदने का फैसला किया। आसपास के सभी भूत विभिन्न पुनर्जन्म सुरंगों में कूद रहे थे। एक भूत ने सबसे दूर स्थित स्वर्गीय क्षेत्र की सुरंग की ओर भागने का साहस किया। बूम! काली बिजली का एक जोरदार झटका लगा। वह भूत, जो समय रहते बच नहीं पाया था, आसपास के कई दूसरे भूतों के साथ तुरंत गायब हो गया। पाताल लोक में आखिर हुआ क्या था? हवा में चक्कर लगा रहे अनगिनत काले अजगर, नीचे की ओर गिरती खरबों काली बिजली। उस भयावह दृश्य ने जी निंग को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन वह समझ गया था कि एक साधारण भूत होने के नाते इसके बारे में ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अभी उसके पास इसके बारे में चिंता करने का समय भी नहीं था, क्योंकि उसका सिर दर्द कर रहा था। जी निंग ने महसूस किया कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मानो कोई चीज उसे पकड़कर फाड़ रही हो। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था और शरीर पर बहुत दबाव पड़ रहा था। अचानक उसे सुकून का एहसास हुआ और फिर उसे हड्डियों को चीरती ठंड का एहसास हुआ। उसी समय ताज़ी हवा का एक झोंका उसके मुंह में गया। मरने के बाद जी निंग ने ये पहली सांस ली थी। वाह! गहरी सांस लेने के बाद जी निंग तुरंत चीख पड़ी। एक शिशु का रोना, एक बेटा, यह एक बेटा है। हालांकि उसकी सुनने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई थी, फिर भी वह समझ सकता था कि अभी क्या कहा गया था। ओह, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जी निंग तुरंत समझ गई। पुस्तक 1, अध्याय 3, जन्म। जी निंग ने आंखें खोलीं और देखा कि उसे एक विशालकाय व्यक्ति ने गोद में उठा रखा है, जिसने सफेद फर के कपड़े पहने हुए हैं। जी निंग तुरंत समझ गई कि यह व्यक्ति एक दैत्य है, क्योंकि इस समय वह एक शिशु था जिसे इस व्यक्ति ने गोद में उठा रखा था। अब आप जा सकते हैं, आदमी ने कहा। हाँ, तीनों नौकरानियों ने आदरपूर्वक कहा। जी निंग को गोद में लिए हुए आदमी को उसका पिता ही होना चाहिए। हालांकि उसे अभी अभी एक बेटा हुआ था, फिर भी वह हिमनद की बर्फ का एक टुकड़ा लग रहा था, जिसके करीब पहुंचना बहुत मुश्किल था। उसने खूबसूरत फर के कपड़े पहने थे, जबकि उन तीनों नौकरानियों ने भी जानवरों के फर के कपड़े पहने थे।
जाहिर है उनकी क्वालिटी बहुत घटिया थी। कमरा बिल्कुल खाली था। दीवार, अलमारी, कुर्सियां, बिस्तर सब संगमरमर से तराशे गए थे। नक्काशी बेहद खूबसूरत थी और एक प्राचीन सुंदर कुलीनता का एहसास दिला रही थी। बिस्तर के ऊपर 6-7 मीटर लंबा एक विशाल जानवर का फर था, जिसका फर जमीन तक लटक रहा था। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह फर बेशक बेहद महंगा होगा। उस बिस्तर के ऊपर एक लाल चेहरे वाली युवती लेटी थी। लेस दैन और पड़े ग्रेटर दैन। कुर्सियां और ड्रेसर भी संगमरमर से तराशे गए हैं। कमरा भी संगमरमर का ही होना चाहिए। पिताजी और वे तीनों महिलाएं जानवरों के फर वाले कपड़े पहने हुए हैं। लगता है इस दुनिया में सभ्यता का स्तर ऊंचा नहीं है, जी निंग ने मन ही मन कहा। बेटा, अपने नन्हे बेटे को गोद में लिए होने के बावजूद वह आदमी अभी भी बहुत ठंडा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान का जरा भी नामो निशान नहीं था। बस उसकी आंखें उसकी खुशी जाहिर कर रही थीं। जी निंग को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई रहस्यमयी ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। ये बहुत आरामदायक थी और फिर जल्दी ही गायब हो गई। यिचुआन, मेरा बेटा कैसा है? बिस्तर पर लेटी महिला ने जल्दी से पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, उसके शरीर की गुणवत्ता सामान्य है, जी यिचुआन ने धीरे से कहा। बिस्तर पर लेटी औरत की आंखों में हल्के आंसू थे। मुझे उसे पकड़ने दो। वह आदमी बच्चे को अपनी गोद में उठाकर ले गया। अच्छा बनो। युवती ने शिशु की ओर देखा, उसकी आंखें प्रेम से भर आईं। यिचुआन, हमारा बच्चा गर्भ में ही घायल हो गया था। हालांकि उसने वो प्राकृतिक खजाने खाए, लेकिन इससे बस कुछ ही नुकसान हुआ। हमने अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया। क्या उसे गर्भ में चोट लगी थी? प्राकृतिक खजाने, ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसके माता पिता कोई साधारण लोग नहीं थे। हालांकि अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, फिर भी उसकी माँ आसानी से बिस्तर से उठ पाई थी। उसने सफेद फर वाला कपड़ा भी पहना हुआ था और जब वे कमरे से बाहर निकले तो वह अपने पति की बाहों में थी। तुम लोग यहाँ सफाई कर सकते हो, उसके पिताजी यिचुआन ने उन 3 नौकरानियों से कहा। हाँ, तीनों नौकरानियों ने आदरपूर्वक कहा। दरवाजे के बाहर दालान में एक बड़ा बर्फ जैसा सफेद कुत्ता खड़ा था। उसका फर रुई जितना लंबा था और वह बहुत ही विनम्र लग रहा था। जब उसकी नज़र जी निंग पर पड़ी तो वह उत्साह और प्रेम से भर गया। कमरे के बाहर चौड़े आंगन में एक विशाल काले रंग का कुंडलित अजगर आंगन के बाहर कतार में खड़ा था। वह कई चक्कर लगा रहा था और उसका सिर दर्जनों मीटर ऊंचा था। उसका शरीर काले, दिल दहला देने वाले ठंडे शल्कों से ढका हुआ था। विशालकाय अजगर ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और पास आया। हे भगवान, जी निंग डर गया। वह बर्फ जैसा सफेद कुत्ता ठीक था। उसने पहले भी बहुत सारे कुत्ते देखे थे। वह बर्फ जैसा सफेद कुत्ता बस थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये कुंडलित विशालकाय राक्षसी चीज, क्या ये सांप भी था? अंतहीन गोल गोल घूमता हुआ और उसका उठा हुआ सिर ही दर्जनों मीटर ऊंचा था। पूरी चीज 200-300 मीटर लंबी रही होगी। इतना विस्मयकारी जानवर असल में उसके अपने परिवार के घर के सामने था। ये तो बस, बेटा, जी यिचुआन ने अपने बेटे की भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, वरना शायद इस दुनिया में लोग इन चीजों के आदी हो चुके थे और उन्हें ये अजीब नहीं लगती थीं। जी यिचुआन ने उनके सामने बर्फ जैसे सफेद विशाल कुत्ते की ओर इशारा किया। ये तुम्हारे अंकल वाइट हैं। ये तुम्हारे पिता के आजीवन मित्र हैं और उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम मेरे साथ करते हो। बर्फ जैसे सफेद शिकारी कुत्ते ने जी निंग को प्यार से देखा। जी निंग उस गहरे प्यार को लगभग महसूस कर सकता था जो बर्फ जैसे सफेद शिकारी कुत्ते ने उसके लिए रखा था। तथापि उसे एक कुत्ते को अंकल वाइट कहना पड़ा। यिचुआन, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और अभी कुछ समझ नहीं रहा है। क्या उसे ये बातें बताने का कोई मतलब है? युवती ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा। भले ही उसे समझ न आए, लेकिन लिटिल वाइट से उसकी यह पहली मुलाकात है। जी यिचुआन ने विशाल अजगर को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। भाई ब्लैक हिस, यह विशालकाय काला अजगर जिसने अनगिनत देशों को पागल कर दिया होता, अचानक एक काले धुएं में बदल गया और फिर एक काले बालों वाले अधेड़ आदमी में बदल गया। काले बालों वाला आदमी उस बच्चे की तरफ मुस्कुराया। यिचुआन, मुझे आज भी याद है कि जब तुमने पहली बार अपनी नवोदित प्रतिभा दिखाई थी तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही तुम्हें एक बेटा हो जाएगा। बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारा अंकल ब्लैक हूँ। चलो बाहर चलते हैं, जी यिचुआन ने कहा। दादाजी और बाकी लोग भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। भाई ब्लैक, बेहतर होगा कि आप अपने सामान्य रूप में लौट आएं। मुझे पता है कि इंसानी रूप में रहना आपके लिए बहुत असहज है। हिस, काले बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया और फिर वह एक बार फिर काले कोहरे में बदल गया जो जल्दी ही उस विशालकाय कुंडलित काले अजगर में बदल गया। विशालकाय काला अजगर तुरंत बाहर की ओर रेंगने लगा। उसका विशाल शरीर बहुत तेजी से हिल रहा था। रेंगता 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 वह आसानी से दीवारों को पार करके गायब हो गया। जी निंग को लगा कि वह अभी भी सदमे की स्थिति में है। हालांकि इस दुनिया के लोगों के लिए ये सामान्य बात हो सकती है, लेकिन धरती के एक इंसान जी निंग के लिए ये बेहद चौंकाने वाला था। 200-300 मीटर लंबा एक काला अजगर अचानक काले बालों वाले आदमी में बदल गया था और कह रहा था कि वह उसका अंकल ब्लैक है। राक्षस, क्या ये हो सकता है कि बर्फ जैसा सफेद शिकारी कुत्ता भी एक राक्षस हो? जी निंग को लग रहा था कि ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है। पति पत्नी बच्चे को गोद में लिए गलियारे में बाहर निकल रहे थे, जबकि उनके बगल में बर्फ जैसा सफेद कुत्ता खड़ा था। गलियारे के अंत में पहुंचकर वे एक पत्थर की पक्की सड़क पर चल पड़े जो एक बगीचे की ओर जाती थी।
बगीचे के भीतर बर्फ की एक मोटी परत थी। कई काले कवचधारी पहरेदार वहां बिना हिले डुले खड़े थे, जबकि बीच में कई दर्जन लोग खड़े थे। इन दर्जनों लोगों के पास तरह तरह के चमत्कारी विचित्र जानवर, जहरीले कीड़े और उड़ने वाले जानवर थे। जी निंग को तुरंत समझ आ गया। बात यह नहीं थी कि उसके पिता कोई खास थे, बात यह थी कि इस दुनिया के सभी लोग अजीबोगरीब जानवर पालते थे। उन्हें वश में करना एक आम आदत थी। लगता है भविष्य में मुझे राक्षसों से दोस्ती करने की आदत डालनी पड़ेगी। जी निंग ने जल्दी से इस नई हकीकत से तालमेल बिठा लिया और उन दर्जनों लोगों को गौर से देखने लगी। ये सभी लोग बाघ या चीते जैसे खूंखार लग रहे थे। लगभग सभी ने जानवरों के खूबसूरत फर पहने हुए थे। सिर्फ 3 औरतें ही रेशमी या कपड़े के कपड़े पहने हुए थीं। इससे जी निंग अचानक चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में हर कोई जानवरों के फर नहीं पहनता। रेशम और कपड़ा तो यहाँ पहले से ही मौजूद थे। जिस जगह पर 3 औरतें खड़ी थीं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन दर्जनों लोगों में उनकी हैसियत भी सामान्य ही थी। जाहिर है उन रेशमी या कपड़े के कपड़ों की क्वालिटी आलीशान खूबसूरती से कटे जानवरों के फर से ज्यादा अच्छी नहीं थी। सामने खड़ा चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी पास आया। आओ यिचुआन, मुझे बच्चे को गोद में लेने दो। दादाजी। जी यिचुआन ने सिर हिलाया, फिर बच्चे को अपनी पत्नी की गोद से लिया और उसे बूढ़े आदमी को सौंप दिया। ये बच्चा सचमुच बहुत सुंदर है। चांदी के बालों वाले बूढ़े का चेहरा खुशी से भर गया। उसने प्रशंसा करते हुए कहा, यिचुआन, अब जब तुम्हारा एक बेटा हो गया है तो मुझे अब उतनी चिंता नहीं होगी। मैं 80 साल से हमारे प्रांत का स्वामी हूँ। हमारे कुल के नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति 1 शताब्दी से ज्यादा समय तक ही प्रांत का स्वामी रह सकता है। मेरे पास प्रांत के स्वामी के रूप में केवल 20 साल बचे हैं। पहले मैं चाहता था कि तुम मेरे बाद हमारे जी कुल के पश्चिमी प्रांत के स्वामी बनो, लेकिन तुमने अमर मार्ग पर चलने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। अब जब तुम्हारा एक बेटा हो गया है तो मुझे लगता है कि भविष्य में वह अगला प्रांत का स्वामी हो सकता है। अगला प्रीफेक्चर लॉर्ड कौन होगा? जी निंग हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रुतबा बहुत ऊंचा था और यह कबीला भी खास होना चाहिए। वे बेहद आज्ञाकारी दासियां और वे अविचल काले कवचधारी पहरेदार, ये सब उसके कबीले की ताकत के सबूत थे। बड़े भाई अचानक गुस्से से चिल्लाया, कौन प्रीफेक्चर लॉर्ड के प्रति इतना अनादर करने का साहस करेगा? जी निंग ने शोर की दिशा में देखा। उसने एक लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा जिसके चेहरे से गर्मी निकल रही थी। उसके दाहिने कान में एक आकर्षक लाल बाली थी। रुको, वह लाल बाली नहीं थी, वह उंगली के आकार का एक छोटा सा लाल सांप था। क्या उसने सचमुच अपने कान में सांप पहना हुआ था? कान में सांप लिए बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गुर्राया, प्रीफेक्चर लॉर्ड के पद के उत्तराधिकार का मामला इतना आसान नहीं हो सकता। इसके अलावा कौन जाने उस छोटे से आदमी में कैसी योग्यता होगी। यिचुआन के बेटे की क्षमता स्वाभाविक रूप से। चांदी के बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बेहद आश्वस्त था। उसी समय जी निंग के शरीर में अचानक गर्मी का एक उभार आया जो फिर तेजी से गायब हो गया। यिचुआन, चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी अपने पोते की ओर आश्चर्य से देख रहा था जिस पर उसे गर्व था। वह कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। ये जी यिचुआन का पुत्र था जो रेनड्रॉप स्वॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध था। इस राजसी रेनड्रॉप स्वॉर्ड ने अकेले ही गहरी झीलों और ऊंचे पहाड़ों में छिपे अनगिनत राक्षसों का नाश किया था। जी वंश के पश्चिमी प्रांत के अधीन अनगिनत जनजातियां रेनड्रॉप स्वॉर्ड को जानती थीं। वास्तव में प्रांत के स्वामी को जानने वाले लोगों से भी ज्यादा लोग उसे जानते थे। जब तक उसका बच्चा गर्भ में रहते हुए कुछ बहुमूल्य चीजें खाता रहेगा तब तक शिशु को स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम विकास की स्थिति प्राप्त होगी। बड़े भाई, सांप का मुखिया हंसा। लगता है यिचुआन का बेटा बिल्कुल साधारण है। हमारे जी कुल के पश्चिमी प्रांत में जहाँ इतने सारे कबीले हैं, एक कमजोर सा आदमी प्रांतपति के महत्वपूर्ण पद पर कैसे आसीन हो सकता है? जी कुल के लोग उसके अधीन कैसे हो सकते हैं? अनगिनत कबीले उसके अधीन कैसे हो सकते हैं? प्रीफेक्चर लॉर्ड, लगता है ये छोटा सा लड़का अगले प्रीफेक्चर लॉर्ड बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रीफेक्चर लॉर्ड का महत्वपूर्ण पद इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। वहां मौजूद कुछ दर्जन लोग जी वंश के पश्चिमी प्रांत के उच्च स्तरीय सदस्य थे। कई लोग बोलने लगे, अपना मुंह बंद करो। जी यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। जैसे ही उसने अपनी ठंडी निगाहों से उस जगह को देखा, कबीले के कई सदस्य तुरंत चुप हो गए। लेकिन सांप के मुखिया ने गुस्से से कहा, कितना बड़ा गुस्सा है। ये जी कुल का पश्चिमी प्रांत है, क्या हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते? आपका बेटा प्रांतपाल के रूप में, अगर आपका बेटा योग्य होता तो जी कुल के पश्चिमी प्रांत को आपने जो महान पुण्य दिया है उसे देखते हुए हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कहते। लेकिन आपका बेटा तो बहुत ही साधारण है, आप अब भी उसे प्रांतपाल बनाना चाहते हैं। जी कुल के पश्चिमी प्रांत के झंडे तले अनगिनत कबीलों को क्षेत्रीय लड़ाइयों में एक साथ लड़ना होगा और गहरे पहाड़ों और झीलों में दिरराक्षसों के खिलाफ भी संघर्ष करना होगा। एक कमजोर प्रांतपाल अपने कुल के सदस्यों को स्वेच्छा से कैसे अधीन कर सकता है? वह उन कबीलों को कैसे अधीन कर सकता है? अगर पश्चिमी प्रांत विस्मयकारी नहीं है तो हम आसपास के संगठनों के खिलाफ सत्ता के लिए कैसे संघर्ष करेंगे और दिरराक्षसों को मारने के लिए पहाड़ों और झीलों पर कैसे जाएंगे? स्वाभाविक रूप से मैं ही झीलों और पहाड़ों के दायरे मॉन्स्टर्स को मार डालूंगा। जी यिचुआन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम वाकई बहुत मजबूत हो। तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जीते हो जी यिचुआन। तो तुम अकेले ही पहाड़ों और झीलों में छिपे सभी दिरदैत्यों को मार डालोगे? तब मैं, जीली, तुमसे यही कहूंगा, अगर तुम 100 दिरदैत्यों को मार डालोगे तो मैं तुमसे इस बात पर कोई विवाद नहीं करूंगा कि जी वंश के पश्चिमी प्रांत का अगला प्रांतपति कौन होगा। मैं तुम्हारे बेटे को ये पदभार सौंप दूंगा।
सांप के बड़े ने उपहास किया। जी यिचुआन ने उसे घूर कर देखा। हर एक डायर मॉन्स्टर बेहद धूर्त और ताकतवर था। उन्हें इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? उनमें से 10 को मारना भी एक चमत्कार होगा, 100 को तो दूर की बात है। बस बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और इतना तनाव नहीं झेल सकता। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने उन्हें घूरा, फिर आदेश दिया, आज रात हम स्नोफॉल हॉल में एक जश्न का भोज रखेंगे। अभी के लिए सब लोग जा सकते हैं। ठीक है, सर्प वृद्ध ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और उसने जोर से आवाज लगाई। वह तुरंत आधे से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले गया और बाकी लोग भी जल्दी से अपने अपने स्थानों पर लौट गए, इस बगीचे से बाहर। पुस्तक 1, अध्याय 4, प्रीफेक्चर लॉर्ड। स्नोफॉल पैलेस में भोज देर रात तक चलता रहा। देर रात आसमान तारों से ढका हुआ था। जी यिचुआन और उनकी पत्नी अपने शिशु को घर ले गए। वाह! जी निंग ने धुंधली आंखों से अपनी छोटी आंखें खोली और रात के आकाश को तारों से भरा देखा। वह सो गया था। वह वास्तव में बीच रास्ते में ही सो गया था। वहां आकर्षक प्रदर्शन हुए थे, जिनमें संगीतकार, ढोल वादक और नंगे पांव फरपोश महिला नर्तकियां हॉल में गूंज रही थीं। ये पृथ्वी के प्रदर्शनों से बहुत अलग था, लेकिन फिर भी देखने में बहुत सुखद था। हालांकि वह अभी भी एक शिशु ही था। आधे प्रदर्शन के बाद उसे बहुत नींद आ रही थी और वह तुरंत सो गया। यिचुआन, बर्फ में चलते हुए यूची स्नो ने गुस्से से कहा, भोज में तुमने ये क्यों कहा था कि तुम हमारे बेटे को सोने की तलवार छीनने दोगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कितना मुश्किल है? मैं इसे पूरा करने में सक्षम था। यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। आप जी वंश के पश्चिमी प्रांत के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं। युवावस्था में आप ऐसा कर पाए, लेकिन जी वंश के पश्चिमी प्रांत के 1000 साल के इतिहास में आपके जैसे कितने लोग हुए हैं? स्नो गुस्से में थी। आमतौर पर वह बहुत विनम्र रहती थी, लेकिन अपने बेटे से जुड़ी कोई भी बात उसे बेचैन कर देती थी। और आज जब प्रांतपाल ने हमारे बेटे को अगला प्रांतपाल बनाने का प्रश्न उठाया तो 5 ओवसियर सहमत हो गए थे। बस एक अतिरिक्त ओवसियर की जरूरत थी। आपको बस एक ओवसियर को मनाना था। अगर 6 ओवसियर सहमत होते तो हमारा बेटा आसानी से अगला प्रांतपाल बन सकता था। सोने की तलवार छीनने क्यों गए? सोने की तलवार को हथियाना बहुत कठिन था। यिचुआन ने सिर हिलाया और आह भरी, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे क्या समझ नहीं आ रहा? स्नो ने गुस्से से कहा, आप अभी पश्चिमी प्रांत में ज्यादा समय से नहीं आए हैं। आप अंदर छिपी पेचीदगियों को नहीं समझते। यिचुआन ने समझाया, पश्चिमी प्रांत के 10 ओवसियर प्रांतपाल के पक्ष और जीली के पक्ष में बटे हुए हैं। 3 मध्यमार्गी हैं। अगर हम एक और ओवसियर को अपने दायरे में लाते तो कीमत बहुत ज्यादा होती। तो क्या हुआ अगर कीमत अधिक है? स्नो ने दुखी होकर कहा, हाँ, अगर हम भारी कीमत चुकाएं तो हम अपने बेटे को प्रीफेक्चर लॉर्ड बना सकते हैं। यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन अगर हमारा बेटा अयोग्य है तो उसे प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद मिलने पर भी उसे अनगिनत दुख, अकथनीय दुख सहने पड़ेंगे। यह एक तरह की यातना होगी। यूची स्नो दंग रह गया। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी हो, यिचुआन ने धीरे से कहा, इसीलिए मैंने सोने की तलवार छीन ली। अगर मेरे बेटे में अद्भुत अंतर्दृष्टि और प्रतिभा है और वह तेजी से मजबूत हो सकता है तो स्वाभाविक रूप से वह स्वर्ण तलवार हथियाने में सक्षम होगा। अगर वह ऐसा करने के बाद प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद संभालता है तो कोई भी असहमति का एक शब्द भी नहीं कहेगा, यिचुआन ने कहा। लेकिन अगर मेरा बेटा स्वर्ण तलवार हथियाने में असमर्थ है तो वह आराम से जीवन जी सकता है। मैं, यिचुआन, जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा और उसे बिना किसी चिंता के जीने दूंगा। स्नो को लगता था कि वह समझ गया है। प्रीफेक्चर लॉर्ड बनने का मतलब जरूरी नहीं कि आराम की जिंदगी हो। अगर कोई विशेषज्ञ प्रीफेक्चर लॉर्ड बनता तो स्वाभाविक रूप से उसका शासन स्थिर होता। लेकिन अगर कोई अयोग्य व्यक्ति उस पद पर आसीन हो जाए, भले ही उसे जबरदस्ती बिठाया गया हो, तो वह बस दुखी ही रहेगा। यिचुआन, तुम्हें दोष देना मेरी गलती थी, स्नो ने धीरे से कहा। यिचुआन ने बस अपना सिर नीचे किया और अपने बेटे का चेहरा सहलाया। उसकी आंखें खुली हुई हैं। ये बच्चा बहुत पहले ही जाग गया था। ठीक है, यिचुआन, हमें उसका क्या नाम रखना चाहिए? स्नो ने अचानक पूछा। जब मैं गर्भवती थी तब मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन तुम किसी भी नाम से खुश नहीं थे। अब जब वह पैदा हो गया है तो हमें कोई उपयुक्त नाम सोचना होगा। उसका नाम भी उसके साथ ही दुनिया में आने दो, यिचुआन ने कहा। मैं इस बारे में कैसे सावधान न रहूं? मैंने पहले कभी मन नहीं बनाया था, लेकिन अभी अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आया। चलो अपने बेटे का नाम निंग रखते हैं, जिसका मतलब है शांत। चाहे उसका जीवन सामान्य हो या रोमांचक, चाहे वह कमजोर हो या विशेषज्ञ बन जाए, उसे शांत और शांतिपूर्ण हृदय बनाए रखना चाहिए। निंग, हिम बड़बड़ाया। जी निंग, जी निंग, जी निंग। माँ की गोद में लेटा शिशु बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। क्या यही वह नाम था जो प्रथम न्यायाधीश कुई महल के स्वामी ने पहले से तय कर रखा था कि जीवन मृत्यु की पुस्तक में उसका नाम होगा? या यह एक संयोग था, इस जीवन में उसका नाम एक बार फिर जी निंग रखा जाएगा? जी कबीले के पश्चिमी प्रांत का सबसे शक्तिशाली सदस्य रेनड्रॉप तलवार जी यिचुआन था। दूसरा था टाइगर डेमन जी ली के प्रांत के भीतर। बधाई हो और शुभकामनाएं पिताजी, बालों में कई दर्जन चोटियां बांधे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। वह यिचुआन इतना घमंडी और अंधा था कि उसने कहा था कि वह अपने बेटे को सोने की तलवार छीनने के लिए भेजेगा। पश्चिमी प्रांत पीढ़ियों से हमारे जी वंश के हाथों में रहा है। एक भी व्यक्ति सोने की तलवार छीनकर प्रांतपति का पद नहीं पा सका है। लाल बालों और कानों में लाल सांप वाले उस बूढ़े ने हाथ थपथपाए। जब मैं जवान था तो मुझे प्रीफेक्चर लॉर्ड बनना चाहिए था,
लेकिन उस समय मैं बहुत ज्यादा दिखावा करता था और अपने बड़े भाई जी यंग से हार गया। उस कमीने यंग ने प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद ले लिया और 80 साल से उस पद पर है। पूरे 80 साल मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। हर दिन एक कठिन परीक्षा की तरह रहा है। ली ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके वंश में यिचुआन जैसा कोई पैदा होगा। वह सचमुच एक शानदार असाधारण प्रतिभा है। सौभाग्य से यिचुआन केवल अमर बनने के प्रशिक्षण में रुचि रखता है और प्रीफेक्चर लॉर्ड बनने की परवाह नहीं करता। यिचुआन आज बहुत घमंडी था। उसने वास्तव में अपने बेटे के लिए ऐसा ही रास्ता चुना। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग की इच्छा है कि हम प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद ग्रहण करें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्साह से कहा। जल्दबाजी मत करो, ली चिल्लाया। जब मैं छोटा था तो जो नुकसान मुझे हुआ उसने मुझे सिखाया कि कोई इंसान तब तक बहुत खुश नहीं रह सकता जब तक कि वह सचमुच कामयाब न हो जाए। हमें बस तैयारी करनी है। पिताजी, क्या आप कहना चाहते हैं कि? आदमी ने पूछा। ली एकाग्रता में भौहें चढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अधेड़ उम्र का आदमी एक तरफ बैठा रहा। उसे पिता को टोकने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था कि उसके पिता कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, जीली ने अचानक धीमी आवाज में कहा। हम यही करेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, आपकी क्या योजना है? स्वर्ण तलवार पर कब्जा करने के लिए सभी जनजातियों के युवाओं और जी वंश के वंशजों को हराना होगा, ली ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि कुल के सदस्य कम हैं, फिर भी वे ढेर सारा खजाना और गुप्त नियमावलियां हासिल कर लेते हैं, जबकि जनजातियों में बहुत से युवा हैं। बहुत कम लोगों को खजाना मिल पाता है। इसके बावजूद हर 4 साल में होने वाले स्वर्ण तलवार समारोह में हर 5 या 6 समारोहों में से केवल एक बार ही जी वंश का कोई सदस्य जीत पाता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। यहाँ जनजाति के सदस्य बहुत ज्यादा हैं। हमेशा कोई न कोई बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरकर सामने आता है। हालांकि उनकी प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, हम उन्हें जी वंश की असली शक्तिशाली कलाएं नहीं सिखाएंगे। हम उन्हें केवल कुछ कमतर कलाएं ही सिखाएंगे। हालांकि जनजातियों के ये युवा स्वर्ण तलवार समारोह के दौरान शक्तिशाली हो सकते हैं। 70 या 80 साल बाद सबसे शक्तिशाली कलाकार जी वंश के ही होते हैं। मेरा मतलब है, जीली ने धीरे से कहा, कबीलों में से कुछ उत्कृष्ट युवकों को चुनो, उन्हें ढेर सारा खजाना और संसाधन दो और उन्हें प्रशिक्षित करो। मेरे प्रशिक्षण के बिना भी ये आदिवासी युवा प्रतिभाएं पहले से ही इतनी शक्तिशाली हैं। एक बार जब वे मेरा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी और वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यिचुआन का पुत्र उन सभी को हराकर स्वर्णिम तलवार पर कब्जा कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। आमतौर पर आदिवासी युवकों और जी कबीले के सदस्यों के साथ व्यवहार बिल्कुल अलग होता था। जी कबीले के युवक एक ही परिवार के थे। स्वाभाविक रूप से जी कबीला उनके साथ बेहतर व्यवहार करता, लेकिन कबीले के युवकों के साथ व्यवहार करते समय उन्हें न केवल उन्हें अपने करीब लाना होता था, बल्कि उन पर अच्छी तरह से नियंत्रण भी रखना होता था। लेकिन इस बार वह अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल सबसे होनहार युवकों को निखारने में करेगा। पिताजी, यदि आप ऐसा करते हैं तो जी यिचुआन का बेटा निश्चित रूप से हार जाएगा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। हा, ली हंसा। याद रखना, हमारे कुछ लोगों को यिचुआन के साथ खड़ा कर देना। मैं जानना चाहता हूँ कि यिचुआन का बेटा कितनी तेजी से ताकतवर होता है। अपनी और अपने विरोधी की ताकत को जानने से ही जीत मिलेगी। हाँ, अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक रही थीं। युची स्नो ने अपने बेटे को धीरे से गर्म बिस्तर पर लिटा दिया। निंग, अच्छा लड़का बनो और अच्छी नींद लो। स्नो ने धीरे से अपने बेटे के चेहरे को चूमा, फिर खुद भी बिस्तर पर लेट गई। निंग के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। उसने अपने होठों के कोने पोंछे। उसने अभी अभी माँ का दूध पिया था। कैसा अजीब सा एहसास था। पिछले 24 घंटों की घटनाएं बेहद चौंकाने वाली और अविश्वसनीय थीं। पहले तो वह निराशा के पुल से गुजरा, लेकिन फिर दादी मेन का अमृत पीने से ठीक पहले पाताल लोक में एक बड़ी उथल पुथल मच गई। मानो दुनिया बिखरने ही वाली थी। वह भाग्यशाली था कि समय रहते उसने प्रतिक्रिया दी और नश्वर लोक की सुरंग में कूद गया और इस दुनिया में पुनर्जन्म ले लिया। एक बर्फ सा सफेद शिकारी कुत्ता जो उसका अंकल वाइट था, कई 100 मीटर लंबा विशालकाय काला अजगर जो अपना सिर घर के स्तर तक उठा सकता था और काले बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में भी बदल सकता था। उसका अंकल ब्लैक कौन था? और अब उसे कोई स्वर्ण तलवार हथियाकर प्रीफेक्चर लॉर्ड बनना था। हे दोस्तों, क्या आपने मुझसे ये पूछने के बारे में सोचा कि मैं इन सब के बारे में कैसा महसूस करता हूँ? वाह, शिशुओं के कोई मानवाधिकार नहीं होते। जी निंग ने सोचते हुए अपने होंठों के कोने से दूध चाटा। फिर भी उसकी आंखों में उत्साह की झलक थी। प्रशिक्षण का समय आ गया है। यहाँ आते ही पहले ही दिन उसे एहसास हो गया था कि उसका कबीला बहुत शक्तिशाली है। अनगिनत कबीलों पर हुक्म चलाने वाला कबीला भला साधारण कैसे हो सकता है? लेकिन जाहिर है प्रीफेक्चर लॉर्ड की स्थिति ने हर तरफ दिलचस्पी जगा दी थी। कान में लाल सांप वाला वह बूढ़ा भी कमजोर नहीं था। उसने प्रीफेक्चर लॉर्ड के खिलाफ बहस करने और निंग के पिता से झगड़ने की हिम्मत की। पेंच कसना, निंग अभी बच्चा ही था। उसे इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल सबसे जरूरी काम था प्रशिक्षण लेना। विजुअलाइजेशन तकनीक, नुवा पेंटिंग का प्रशिक्षण लेना। कुई महल के स्वामी के अनुसार नुवा पेंटिंग एक ऐसी चीज थी जो उन्हें एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व बनने में मदद करती, भले ही उनका जन्म स्वर्ग में हुआ हो और वे दिव्य सेना में शामिल हुए हों। यहाँ नश्वर लोक में तो बिल्कुल नहीं। नश्वर लोक में यह निश्चित रूप से दृश्यावलोकन तकनीकों का सर्वोच्च स्तर होगा।
ऐसी अनमोल तकनीक जो उनके मन में गहराई से समा गई थी, इस दुनिया में उनके लिए सबसे शक्तिशाली सहारा थी। पिछले जन्म में वह 18 साल तक बीमारी से त्रस्त रहा था। आधे घंटे टहलने से ही वह थक जाता था। वह उस शक्तिहीनता के एहसास से बस तंग आ चुका था। मौत के सामने शक्तिहीन होने का एहसास। अब बहुत हो गया, बस वह अपनी नियति अपने हाथों में लेगा। और वह नियति उस रास्ते पर चलना था जिसके बारे में कोई महल के स्वामी ने उसे बताया था। अमर बनने का प्रशिक्षण। अमर बनने के लिए प्रशिक्षण ही एकमात्र विकल्प था जो वह चुन सकता था। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शुरू कर दिया। धीरे धीरे जी निंग के शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा का एक अंश प्रवेश करने लगा। यह उसकी चेतना की ओर आकर्षित हो रहा था और उसकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। लेकिन चूंकि प्राकृतिक ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही अवशोषित हो रही थी, इसलिए न तो यिचुआन और न ही स्नो ने इस पर ध्यान दिया। क्या दृश्यीकरण तकनीक प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थी? ये सचमुच अविश्वसनीय था। कारण ये था कि यह कोई अमर प्रशिक्षण तकनीक नहीं थी, न ही कोई अमर जादू तकनीक। अगर यह कोई अमर प्रशिक्षण तकनीक होती तो यह आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा को बेतहाशा निगल जाती। लेकिन विजुअलाइजेशन तकनीक थोड़ी सी प्राकृतिक ऊर्जा सोखने के बावजूद पहले से ही अविश्वसनीय थी। प्राकृतिक ऊर्जा बार बार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसे शुद्ध कर रही थी। शिशु जन्म से ही शुद्ध होते हैं। जीवन का अनुभव करने के बाद ही वे दुनिया की गंदगी और मैल से कलंकित होते हैं। लेकिन अभी निंग के शरीर में बहुत कम अशुद्धियां थीं। प्राकृतिक ऊर्जा के बार बार शुद्ध होने से वह शीघ्र ही अतुलनीय रूप से शुद्ध हो गया, एक नवजात शिशु की तरह। पुस्तक 1, अध्याय 5, जी कबीला। वसंत के सूर्य की किरणें आलस भरी गर्मी के साथ चमक रही थीं। लाल होठों वाला, पीले चेहरे वाला एक बच्चा बाहें फैलाए खड़ा था, जबकि एक फर पोशाकधारी युवती जल्दी जल्दी और सावधानी से उसे उसके फर पोशाक पहनाने में मदद कर रही थी। एक और युवती उसके बगल में पानी का एक कटोरा और नमक का एक कटोरा लिए इंतजार कर रही थी। पिछले जन्म में मैं हमेशा बीमार रहता था और खुद ही कपड़े पहनता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में मैं न केवल पूरी तरह स्वस्थ रहूंगा बल्कि मेरी देखभाल के लिए नौकर भी होंगे। जी निंग को जन्म से ही लोग सेवा देते थे। जब कभी कभी वह आदतन खुद ब खुद कपड़े पहनने लगता था तो दोनों डरी हुई नौकरानियां स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ एकदम से घुटनों के बल गिर पड़ती थीं और पूरी तरह से डरकर कांपने लगती थीं। इसे मुझे दे दो। अब कपड़े पहने निंग ने सेंधा नमक का काला कटोरा उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। वह पास के एक फव्वारे के पास गया और फिर सेंधा नमक के उन सफेद सख्त टुकड़ों से अपने दांत ब्रश करने लगा। ये जमाना कैसा बदहाल है। टूथब्रश तो है ही नहीं। मुझे अपने दांत ब्रश करने के लिए हाथ ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और टूथपेस्ट भी नहीं है, सिर्फ सेंधा नमक। निंग ने जल्दी से अपने दांत ब्रश कर लिए। दरअसल उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो पैदा होने के बाद से ही बेहद साफ सुथरा रहता था और उसके मुंह से कोई दुर्गंध नहीं आती थी। उसे दांत ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसकी माँ उसे ऐसा करने पर मजबूर करती थी। गरारे करो। जी निंग ने अपना सिर उठाया, फिर मुंह भर पानी थूका, फिर बेसिन पास में बैठी नौकरानी स्प्रिंग ग्रास को दे दिया। नौकरानी ऑटम लीफ ने फिर उसे चेहरा धोने के लिए एक नीले पत्थर का कटोरा दिया। जी निंग ने जल्दी से अपना चेहरा धोया, फिर कपड़े से पानी पोंछा। शरद पत्ता, निंग ने उसे घूरा। क्या तुम्हारे कबीले में भी दांत साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है? यद्यपि वह पहले से ही 4 वर्ष का था और उसने कबीले की कई पुस्तकें पढ़ी थीं तथा बहुत सी बातें सीखी थीं, फिर भी वह वास्तव में कबीलों के अंदर की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ये कैसे हो सकता है? ऑटम लीफ के चेहरे पर हल्की झाइयां थीं। हमारे यहाँ जो नमक इस्तेमाल होता है वो भी इस नमक जितना सफेद और साफ नहीं होता। हम इससे दांत कैसे साफ कर सकते हैं? इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं सिर्फ पानी से ही कुल्ला करते हैं। कई तो जिंदगी भर बिना दांत साफ किए ही गुजार देते हैं। और हाँ, ये बर्तन बहुत कीमती होता है और आमतौर पर सूप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इससे दांत कैसे साफ कर सकते हैं? सूप उबालें। निंग ने आंखें मलीं। क्या इस बर्तन में सूप उबाला जा सकता है? चलो खाना खाने चलते हैं। निंग ने अपना सिर घुमाया और दोनों नौकरानियों को अपने पीछे लेकर चला गया। पिताजी, माताजी। निंग मुख्य हॉल में पहुंची और तुरंत वहां खड़ी होकर झुक गई। उसके पिता जी यिचुआन आगे बैठे थे, जबकि उसकी माँ बाईं ओर बैठी थी। उसकी अपनी जगह दाईं ओर थी। उसके सामने एक काले संगमरमर की मेज थी जिस पर 3 बड़े कटोरे रखे थे। एक में भाप से भरा सुगंधित मांस था, दूसरे में गाढ़ी लेकिन मुलायम पेस्ट्री थी और तीसरे में गर्म पानी का कटोरा था। यही उसका नाश्ता था। अगर 4 साल के बच्चे के लिए यह नाश्ता धरती पर रखा जाए तो शायद 3 बड़ों के लिए काफी होगा। लेकिन इस दुनिया में हर बच्चा बहुत ज्यादा खाना खा सकता है। निंग भी इससे अलग नहीं था। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। निंग ने पहले कटोरे से मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे खा लिया। धरती के इंसानों जैसी स्वाद कलिकाएं होने के बावजूद उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। निंग जानता था, क्योंकि उसका शरीर शारीरिक रूप से औसत था। बचपन से ही उसे खास तरह का खाना खिलाया जाता रहा था। उसने जो मांस खाया वह साधारण जानवरों का नहीं था, वह जादुई राक्षसी जानवरों का मांस था। जनजातियों में राक्षसों का मांस बेहद दुर्लभ और कीमती था, लेकिन निंग उसे हर दिन खा पाता था। इसमें स्पेशल इफेक्ट्स थे। इससे निंग और भी ताकतवर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ। निंग ने बहुत तेजी से खाना खाया। इसे बस खाना गटकना ही कहा जा सकता है। और फिर एक गड़गड़ाहट के साथ उसने सारा गर्म पानी भी पी लिया। चलो चलें,
निंग बाहर भागा, बसंत घास और पतझड़ पत्ता उसके पीछे भाग रहे थे। स्नो ने अपने बेटे को भागते हुए देखा और हंसते हुए बोली। हालांकि निंग जन्म के समय थोड़ा कमजोर था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गर्भ में ही उसे चोट लग गई थी। उसकी क्षमता अभी भी बहुत ज्यादा है। देखो, हर दिन वह इतना सारा राक्षसी मांस खा सकता है। उसका शरीर जरूर मजबूत होगा। यिचुआन ने भी सिर हिलाया। राक्षसी जानवर आम जानवरों जैसे नहीं होते। राक्षसी जानवर दुनिया की प्राकृतिक तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उनके मांस में भी वह ऊर्जा होती है। आमतौर पर अगर बच्चे इसे नाश्ते में खा लें तो 2 दिन तक भूखे नहीं रहते, लेकिन निंग इसे दिन में 3 बार खाता था। जाहिर है वह इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेता था। निंग के पीछे दोनों दासियां मोटी मोटी किताबें लिए हुए थीं। उनके पीछे 18 विशाल रक्षक थे जिन्होंने सुर्ख लाल कवच पहना हुआ था। लाल कवचधारी रक्षकों के कवच पर रहस्यमयी रून अंकित थे जो एक अजीब सी ऊर्जा से मंद मंद गुंजायमान हो रहे थे, जिससे उन सभी से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। क्रिम्सन गार्ड्स जी कबीले के सबसे शक्तिशाली सैनिक थे। पश्चिमी प्रांत में केवल 100 क्रिम्सन गार्ड्स थे जो केवल जी यिचुआन के आदेश का पालन करते थे। यिचुआन ने निंग की हर समय सुरक्षा के लिए 18 क्रिम्सन गार्ड्स की व्यवस्था की। अगर निंग कभी घर से बाहर होता तो 18 क्रिम्सन गार्ड्स उसके साथ खड़े रहते। प्रशिक्षण यार्ड तक निंग की यात्रा बहुत सुगम थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसका रास्ता रोकने की। पश्चिमी प्रांत का शहर एक विशाल शहर था। शहर के भीतर लाखों नागरिक रहते थे और 3 प्रमुख क्षेत्र थे। वे थे आंतरिक शहर, सैन्य शिविर और प्रशिक्षण क्षेत्र। भीतरी शहर वह जगह थी जहां पश्चिमी प्रांत के जी कबीले के सदस्य रहते थे। ये केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र था। सैन्य शिविर वह स्थान था जहां पश्चिमी प्रांत के जी कबीले द्वारा नियंत्रित सैनिक तैनात थे। प्रशिक्षण मैदान वह स्थान था जहां जी कबीले और जी कबीले द्वारा नियंत्रित कई जनजातियों के युवा प्रशिक्षण के लिए आते थे। आंतरिक शहर और प्रशिक्षण मैदान एक सीधी रेखा से जुड़े हुए थे। निंग अपने नौकरों और पहरेदारों को सीधे केंद्रीय प्रशिक्षण मैदान की ओर ले गया। विशाल प्रशिक्षण चौक में हजारों हजार युवा प्रशिक्षण ले रहे थे। देखो, ये जी निंग है, रेनड्रॉप तलवार की इकलौती संतान। जी निंग, क्या उसकी दासियां किताबें पकड़े हुए हैं? जब वे घुमक्कड़ व्यापारी पहले मेरे कुल में किताबें बेचने आते थे तो मैंने सुना था कि हर किताब की कीमत 1000 भेड़ की खालें होती थीं। प्रशिक्षण मैदान में कई युवा आपस में बातें कर रहे थे। कई ऐसे भी थे जो जल्दी ही परिपक्व हो गए थे और इसलिए जानते थे कि यह बालक जी वंश के सर्वोच्च विशेषज्ञ जी यिचुआन रेनड्रॉप स्वॉर्ड का पुत्र है। कई युवा वास्तव में इस बालक के बहुत शौकीन थे, क्योंकि हालांकि जी निंग एक शक्तिशाली और कुलीन वंश से था, फिर भी वह उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। लेकिन चाहे वे उससे कितने भी प्यार करते हों, वे उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। उफ! जी निंग कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। पिछले जीवन में वह अक्सर अकेले ही रहता था और अब वह दिल से भीड़ भाड़ वाले शोरगुल वाले इलाकों का आनंद लेता था। मुझे किताबें दो। निंग ने स्प्रिंग ग्लास के हाथों से एक मोटी और भारी किताब ली। ये किताब वाकई मोटी थी, लगभग 20 सेंटीमीटर मोटी और किसी राक्षसी जानवर की मुलायम खाल से बंधी हुई थी। उस जमाने में जब गुलामी अभी भी मौजूद थी, किताबें बहुत कीमती थीं। हालांकि निंग अपनी निजी लाइब्रेरी में आराम से किताबें पलट सकता था और कुछ निकाल भी सकता था। जन्म के बाद निंग ने मुख्यतः 2 काम किए थे। सबसे पहले, नुवा की पेंटिंग नामक विजुअलाइजेशन तकनीक के अनुसार प्रशिक्षण लेना जरूरी था। उसकी आत्मा इतनी मजबूत और दृढ़ हो गई थी कि अब उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी विकसित हो गई थी। अभी आधे महीने पहले ही वह अपने मन को 2 हिस्सों में बांटने की स्थिति तक पहुंच पाया था। उसके मन को 2 हिस्सों में बांटने का क्या मतलब था? उदाहरण के लिए, वह एक ही समय में अपने बाएं हाथ से निबंध लिख सकता था और अपने दाएं हाथ से चित्र बना सकता था, मानो उसकी चेतना 2 हिस्सों में बंट गई हो जो एक दूसरे में कोई दखल नहीं देते। दरअसल यह कोई खास चमत्कार नहीं था। किताबों के अनुसार जो लोग अमर बनने के मार्ग पर प्रशिक्षित होते थे, वे अपने मन का इस्तेमाल एक साथ कई काम करने के लिए कर सकते थे। वे एक ही समय में कई खजानों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते थे। नुवा पेंटिंग की असली खूबी यह थी कि जी निंग सिर्फ 2 साल तक कल्पना करने के बाद अपने मन को 2 भागों में बांटने में सक्षम थे। दूसरी चीज जो उन्होंने की थी वह थी पढ़ना। अपने जन्म के आधे साल बाद जब निंग कुछ शब्द बोलने लगा था तो उसने एक किताब को गले लगाया और उसमें कुछ शब्दों जैसी दिखने वाली चीज की ओर इशारा करते हुए कहा, ये। स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ दोनों ही निजी नौकरानियां थीं, इसलिए पढ़ना जानती थीं। स्वाभाविक रूप से वे जवाब न देने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। उनकी मदद और अंदाजे से उसने जल्द ही शब्दों को पहचानना सीख लिया और फिर उसका पढ़ना शुरू हुआ। जैसा कि कहावत है, चाकू की धार तेज करने में समय लगाने से धार तेज होती है। हालांकि वह अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेने में पूरी तरह से लगा हुआ था, निंग समझता था कि कभी कभी जल्दबाजी असरहीनता का कारण बन जाती है। पढ़ना अमर बनने के लिए चाकू की धार तेज करने का एक तरीका था। सबसे पहले उसे ये समझना था कि ये दुनिया कैसी है। उसे ये भी सीखना था कि अमर बनने का क्या मतलब है, अमर कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बारे में जानने के बाद ही उसे पता चलेगा कि उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा। कई किताबें पढ़ने के बाद निंग को पता चला कि पश्चिम प्रांत का जी कबीला एक छोटी शक्ति थी जो ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा शासित भूमि के विशाल विस्तार के भीतर स्थित थी। पश्चिमी प्रांत के जी वंश द्वारा शासित भूभाग उत्तर से दक्षिण तक 3000 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस भूमि पर अनगिनत जनजातियां रहती थीं और उन सभी पर जी वंश का शासन था। इससे भी अधिक, ये पश्चिमी प्रांत के जी कबीले के अलावा और कुछ नहीं था।
जी वंश एक प्राचीन वंश था। यह मध्य प्रांत, पूर्व प्रांत, पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रांत और दक्षिण प्रांत में विभाजित था। ये पांचों प्रांत मिलकर जी वंश का निर्माण करते थे। हालांकि ग्रैंड जिया राजवंश बहुत बड़ा था। इसका क्षेत्र लगभग असीमित था और यह एक प्राचीन राजवंश था जिसका जन्म फेंट गॉड युग में हुआ था। भयानक फेंट गॉड युग को 1 खरब से ज्यादा साल बीत चुके थे। एक राजवंश का 1 खरब साल तक टिक पाना निम्न के लिए अकल्पनीय था। जी कबीला ग्रैंड जिया राजवंश की सीमाओं के भीतर एक छोटी सी शक्ति से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन अनगिनत स्थानीय आसपास के जनजातियों के लिए जी कबीला निश्चित रूप से उनका पूर्ण शासक था। ये सचमुच एक ऐसी दुनिया है जहां अमर और शैतान बहुतायत में है। जी निंग ने मन ही मन आह भरी। साधारण नश्वर लोगों में एक साम्राज्य का 1000 साल तक टिक पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन इस प्राचीन दुनिया में एक प्राचीन विशाल साम्राज्य मेरी कल्पना से परे है। ठीक है, मेरे जन्म को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और मुझे अमर बनने की ट्रेनिंग के बारे में बहुत कम जानकारी है। अब समय आ गया है कि मैं शुरुआत करूं। उसने गर्भ में 1 साल बिताया था और जब वह पैदा हुआ था तब सर्दी का मौसम था, जबकि उसके तुरंत बाद नया साल आ गया था। इस तरह वह इस दुनिया में 2 साल से ज्यादा समय से रह रहा था। उसी रात मुख्य हॉल के दोनों ओर जलते हुए दिए जल रहे थे और पूरा हॉल बेहद रोशन था। उसके पिता वहीं बैठे रहे जहाँ वे आमतौर पर बैठते थे, उसकी माँ बाईं ओर और निंग दाईं ओर। मेज पर अभी भी मांस के साथ साथ सब्जियों और अनाज की प्लेटें रखी हुई थीं। नोम नोम नोम। निंग ने मेज पर रखे मांस को बवंडर की तरह उड़ाया और फिर अपना सिर ऊपर उठाया। पापा, मम्मी, हर्म, क्या बात है? यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा और स्नो ने भी उसकी ओर देखा। यद्यपि उनके बेटे की बुद्धिमत्ता ने उन्हें असीम खुशी दी, लेकिन इससे वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि इस विशाल दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो शैतानी रूप से चतुर थे। मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, निंग ने गंभीरता से कहा। मैं अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। अपने बेटे के चेहरे पर गंभीरता देखकर स्नो हंसने लगी। अमर बनने के लिए प्रशिक्षण? यिचुआन, हमारा बेटा अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता है। अमर? यिचुआन ने अपने बेटे को ठंडेपन से देखा। क्या तुम जानते हो कि अमर बनने के लिए क्या प्रशिक्षण लेना पड़ता है? पुस्तक 1, अध्याय 6, अमर प्रशिक्षण का मार्ग। मुझे नहीं पता, कृपया मुझे निर्देश दीजिए पिताजी, निंग ने आदरपूर्वक कहा। दरअसल इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद निंग को इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन 4 साल का बच्चा होने के नाते उसे इतना शैतानी बुद्धिमान दिखने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें समझा दूंगा। यिचुआन की आवाज बर्फ जैसी थी। पहले 7 प्रमुख चरणों के बारे में बात करते हैं। पहला चरण हाउटियन, 100 साल का जीवन काल। दूसरा चरण जियांतियान, 200 साल का जीवन काल। तीसरा चरण जिफू, बैंगनी महल। इस स्तर पर व्यक्ति को जिफू शिष्य कहा जाएगा। जीवन काल 500 वर्ष का होगा। चौथा चरण वांशियांग, अभिव्यक्तियां। इस स्तर पर व्यक्ति को वांशियांग सिद्ध कहा जाएगा। जीवन काल 800 वर्ष। पांचवां चरण आदिम, इसे आदिम दाववादी कहा जा सकता है। छठा चरण शून्य, इसे भूमि अमर या पृथ्वी अमर कहा जा सकता है। शून्य चरण के बाद के स्तरों में एक स्वर्गीय संकट उनकी परीक्षा लेगा। यदि वे असफल होते हैं तो वे मर जाएंगे और उनकी आत्माएं बुझ जाएंगी। यदि किसी आदिमानव का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन वह अपनी आत्मा के साथ बच निकलने में सफल हो जाता है तो वह एक निर्जन अमर बन जाएगा, जिसकी शक्ति लगभग पृथ्वी अमर के बराबर होगी। 7वां चरण दिव्य अमर। केवल इसी चरण पर पहुंचकर ही कोई व्यक्ति 3 लोगों से ऊपर उठ सकता है और 5 तत्वों से नहीं बना रह सकता। यिचुआन ने अपनी बात कहने के बाद निंग को घूरा। वह अपने बेटे के चेहरे पर विस्मय और आश्चर्य के भाव देखना चाहता था, लेकिन निंग बस ध्यान से सुन रहा था। तुम कहते हो कि तुम अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि अमर बनना कितना कठिन है। जी यिचुआन की आवाज धीमी हो गई। अमर बनने में पहली बाधा हाउटियन अवस्था से जियांतियन अवस्था तक पहुंचना है। जियांतियन का क्या अर्थ है? केवल वही जीव जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो उसे जियांतियन जीव कहा जा सकता है। सुदूर दैत्य युग में ऐसे दैत्य थे जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए थे और जिनमें जन्म से ही अपार शक्तियां थीं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी जीव थे जो स्वर्गीय लोकों में देव या असुर के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। ये देव और असुर सभी प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार अपने स्वभाव से ही ये जियांतियन जीव हैं। इससे इनका प्रशिक्षण बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि केवल जियांतियन जीव ही अमर बनने के लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं। नश्वर लोगों के लिए अमर बनने का प्रशिक्षण लेना असंभव है, लेकिन स्वर्ग हमेशा आशा की एक किरण छोड़ जाता है। इसलिए अतीत में दयालु बुजुर्गों ने प्रशिक्षण तकनीकों का एक समूह बनाया जिससे सामान्य लोगों के शरीर जियांतियन जीवों के शरीर के समान बन सकते हैं। तभी सामान्य लोगों के लिए अमर बनने का प्रशिक्षण लेना संभव हो पाया। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए जियांतियन जीवन रूप बनना ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, जिससे ये बहुत कठिन है। सफलता दर 10,000 में से 1 से भी कम है। बताओ ये कठिन है या नहीं? निंग सुनता रहा। जियांतियन जीवन रूप, अगर पाताल लोक में इतनी बड़ी उथल पुथल न होती तो शायद वह पहले ही पुनर्जन्म ले चुका होता और स्वर्गीय लोकों में एक देव बन चुका होता। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब होता कि वह पहले से ही एक जियांतियन जीवन रूप होता। हालांकि वर्तमान में वह एक नश्वर था और वास्तव में एक नश्वर के लिए जियांतियन अवस्था तक पहुंचना एक अत्यंत कठिन मार्ग था। अमर बनने में दूसरी बड़ी बाधा
जियांटियन चरण से जिफू चरण तक केवल एक जिफू, जिसे बैंगनी महल भी कहा जाता है, की स्थापना करके ही कोई अमर के रूप में प्रशिक्षण जारी रख सकता है। बैंगनी महल की स्थापना करना घर बनाते समय नींव डालने या फसल काटने के लिए खेतों में बीज बोने जैसा है। बैंगनी महल ही फसल का खेत है और अमर का आधार है। यह अमरता के मार्ग का मूल आधार है। अपने शरीर में वास्तव में बैंगनी महल की स्थापना करने के बाद ही कोई अमर बनने के मार्ग पर चल सकता है और तभी कोई जिफू शिष्य की उपाधि प्राप्त कर सकता है। एक जियांटियन विशेषज्ञ के लिए बैंगनी महल की स्थापना करना शायद 1000 में से एक ही सफल होगा। बताइए, ये कठिन है या नहीं? निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, ये कठिन था। साथ ही वह ध्यान से सुनता रहा। पश्चिमी प्रांत के जी वंश की पुस्तकों में केवल इन 2 बाधाओं का ही वर्णन था। उसके बाद की बाधाओं का वर्णन नहीं था। जिफू स्थापित करने और अमर बनने के लिए व्यक्ति के पास विश्व को हिला देने वाली शक्ति होनी चाहिए, लेकिन अमर होना अपने स्वभाव से ही ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है। इस प्रकार जिस दिन से आप अमरता के मार्ग पर कदम रखेंगे, दूसरे शब्दों में जिस दिन आप अपना जिफू स्थापित करेंगे, उसी दिन से हर 300 साल में आपकी परीक्षा होगी। हर 900 साल में आपको एक बड़ी विपत्ति से गुजरना होगा। इस प्रकार जैसा कि कहावत है, 3 शताब्दियां एक विपत्ति, 9 शताब्दियां एक विपत्ति। विपत्तियों से बचना आसान है, लेकिन विपत्तियों से बचना मुश्किल है। हर 3 शताब्दियों में एक परीक्षा और हर 9 शताब्दियों में एक विपत्ति। अमर बनने के मार्ग पर चलने के बाद ये हमेशा जारी रहेगा जब तक कि आप एक दिव्य अमर नहीं बन जाते। अन्यथा 3 विपत्तियां, 9 विपत्तियां आपका शाश्वत भाग्य बन जाएंगी। 3 विपत्तियां, 9 क्लेश। 3 सदियां एक विपत्ति हैं, 9 सदियां एक विपत्ति। विपत्तियों से बचना आसान है, लेकिन विपत्तियों से बचना मुश्किल। निंग सचमुच इस बात से हैरान था। जब तक कोई दिव्य अमर नहीं बन जाता, अमरता के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति को हर 3 शताब्दियों में एक परीक्षा से गुजरना पड़ता। जी यिचुआन और यूची स्नो ने अपने बेटे की तरफ देखा। अभी उनके बेटे के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। स्तब्ध भाव देखकर यिचुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। आखिरकार वह उस छोटे बदमाश को चौंका देने में कामयाब हो ही गया था। हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है, तुमने उसे ये सब बातें क्यों बताईं? स्नो ने दुखी होकर कहा। माँ, जी निंग ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके होठों पर मुस्कान थी। सब ठीक है। जी यिचुआन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पिताजी। जी निंग हंसी। नश्वर से जियांतियान तक, जियांतियान से जिफू तक, ये 2 बाधाएं ही बेहद कठिन हैं। 3 विपत्तियां, 9 क्लेश बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। मुझे अभी उनके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम, यिचुआन ने सिर हिलाया। तुम्हारा रवैया बुरा नहीं है, तुम सही हो। अभी तुम्हें जिफू शिष्य बनने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। माउंट स्वेलो के आसपास के विशाल क्षेत्र में अनगिनत जनजातियों और जी वंश के सबसे शक्तिशाली लोग केवल जिफू शिष्य स्तर के ही हैं। अमर लोगों का मार्ग कठिन है। हमारा विशाल ग्रैंड जिया राजवंश भी शायद 10 लाख वर्षों के अंतराल में केवल एक ही दिव्य अमर पैदा कर पाएगा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। पाताल लोक में कुई महल के शासक ने उसे बताया था कि नुवा पेंटिंग ही उसे दिव्य अमर बनने का एकमात्र मौका देगी और अभी भी कई बाधाओं को पार करना बाकी है। और यह मानते हुए कि वह एक देव और स्वर्ग की सेनाओं में एक सैनिक बनने वाला था। इससे कोई भी कल्पना कर सकता था कि दिव्य अमर बनना कितना कठिन था। त्रिलोक की सीमाओं से मुक्त होना और पंचतत्वों के अधीन न रहना इतना आसान नहीं था। क्या तुम अभी भी अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हो? यिचुआन ने निंग की ओर देखा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। यिचुआन ने हल्के से सिर हिलाया। अगर लड़का सिर्फ ये सुनकर डर गया होता तो यिचुआन निराश हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निंग इतनी आसानी से कैसे डर सकता है। जोखिम से मुक्त कुछ भी नहीं था। सड़क पर चलते हुए भी आसमान से गिरते पत्थर से कोई मर सकता था। खाते हुए भी दम घुटने से मौत हो सकती थी। अमर बनने का प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से बेहद जोखिम भरा होता। अगर ऐसा न होता तो यह अजीब होता। लेकिन यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। तुम अभी बहुत छोटे हो और प्रशिक्षण तकनीकें बहुत जटिल हैं। अगर मैं तुम्हें एक उच्च स्तरीय अमर प्रशिक्षण तकनीक सिखाऊं और तुम गलत दिशा में प्रशिक्षण लो तो ये तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन साधारण अमर तकनीकें सीखने लायक नहीं हैं। पिताजी, निंग ने कहा, मैं फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक सीखना चाहता हूँ। ओह, तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग के बारे में पता है? यिचुआन बेहद हैरान हुआ और स्नो हंसने लगा। लगता है हमारे बेटे ने काफी किताबें पढ़ी हैं। उसे तो ये भी पता है कि अमर साधना के 2 मुख्य मार्ग हैं। अमर बनने के लिए प्रशिक्षण के 2 प्राथमिक मार्ग थे। पहला था कि रिफाइनिंग यानी कि ऊर्जा का शोधन। अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेने वालों में से 99% ने यही रास्ता चुना। इस रास्ते पर कई रहस्यमय अमर खजानों का इस्तेमाल किया जा सकता था। जटिल गोलेम बनाए जा सकते थे। बड़ी संख्या में घातक जादुई जानवरों को नियंत्रित किया जा सकता था। शक्तिशाली जादुई संरचनाएं विकसित की जा सकती थीं और कुछ बेहद खतरनाक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। संक्षेप में यह एक बेहद शानदार और गहरा रास्ता था। दूसरा रास्ता था शरीर को निखारने का। माना जाता है कि तीनों लोगों ने कई दुष्ट देवताओं को जन्म दिया था। वे सभी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए थे और जन्म से ही शक्तिशाली थे। जहाँ तक ब्रह्मांड के रचयिता पंगु का प्रश्न है, वह स्वयं उनमें सबसे शक्तिशाली थे। आदिकालीन अराजकता के दुष्ट देवता
उनके पास सबसे शक्तिशाली शरीर भी था और इस प्रकार कई पुरखों ने इस दुष्ट देवता शरीर शोधन तकनीक को विकसित किया, जिससे साधकों को दुष्ट देवताओं के समान शरीर प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। अविनाशी शरीर, असीम शक्ति, 3 सिर और 6 भुजाएं, रक्त की एक बूंद से पुनर्जीवित होना, अमर और अमर, ये सभी दुष्ट देवता शरीर शोधन विधि के अंतर्गत आते थे। माना जाता है कि विकास के समान स्तर पर एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर अपने विरोधियों को पूरी तरह से दबाने में सक्षम होगा। शरीर शोधन की शोधन से 100 गुना ज्यादा कठिन है, यिचुआन ने गंभीरता से कहा। फेंट गॉड शरीर शोधन विधि फेंट गॉड की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देती है। ये कितनी शक्तिशाली है? कठिन, बहुत कठिन। पिताजी, पहले मैं शरीर का प्रशिक्षण करूंगा, उसके बाद मैं की विकसित करूंगा, निंग ने कहा। इन दोनों प्रशिक्षण विधियों में एक साथ प्रगति की जा सकती है। तब तक मैं वह मार्ग अपना लूंगा जिसमें मैं सबसे अधिक कुशल हूँ, जो मेरा प्राथमिक मार्ग होगा। इसके अलावा क्या आपको ये डर नहीं था कि मैं बहुत छोटा हूँ और कि प्रशिक्षण से मेरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी? फाइन गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में ये जोखिम नहीं है। यिचुआन और स्नो ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे ने सोच समझकर ही सब कुछ किया था। दरअसल फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक मुख्य रूप से पूरे शरीर की मांसपेशियों और आंतरिक अंगों का व्यायाम कराती थी। रक्त वाहिकाओं के बारे में तो इसका उससे कोई खास लेना देना नहीं था। ये जानना जरूरी है कि जन्मजात फेंट गॉड कई प्रकार के होते हैं और उनकी नसें इंसानों की नसों से बिल्कुल अलग होती हैं। उन पूर्वजों की दयालुता ने फेंट गॉड के शरीर से फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक विकसित की थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने नसों की अनदेखी की। ठीक है, यिचुआन ने सिर हिलाया। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि अतुलनीय रूप से अनमोल है। हमारे जी कुल में कुल मिलाकर हमारे 5 प्रांतों में फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग पर 19 पुस्तकें हैं। मैं आपको अपनी इच्छानुसार प्रशिक्षण लेने की अनुमति दूंगा। हाँ, निंग बहुत उत्साहित था। भाई ब्लैक, यिचुआन बाहर की ओर चिल्लाया। बाहर से एक काले बालों वाला अधेड़ आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें हल्की लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसकी आंखें काफी लंबी थीं। यह उस विशालकाय काले अजगर का मानव रूप था। अंकल ब्लैक, निंग ने जल्दी से पुकारा। 2 साल पहले जब वह पैदा हुआ था तब उसे पता चला था कि यह काले बालों वाला आदमी एक डायरे मॉन्स्टर था जिसने जियाटियन जीवन रूप तक पहुंचने के लिए पहले ही प्रशिक्षण ले लिया था। सामान्यतः एक निश्चित स्तर की बुद्धि प्राप्त कर चुके जानवरों को मॉन्स्टर कहा जाता है। प्रकृति की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद चूंकि उनके पास विशेष प्रशिक्षण तकनीकें नहीं थीं, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करना मनुष्यों से भी अधिक कठिन था। जब वे जियाटियन जीवन रूप बनने में सफल हुए तभी उनमें खुद को बदलने की क्षमता आए। काले बालों वाला आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। यिचुआन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें पुस्तकालय तक चलने के लिए परेशान करना चाहता हूँ, यिचुआन ने कहा। फाइन गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीकों की 19 प्रशिक्षण विधियों के संक्षिप्त संस्करण यहाँ ले आओ। निंग उनका उपयोग करना चाहता है। निंग इनका इस्तेमाल करना चाहता है। काले बालों वाले आदमी ने निंग की तरफ हंसते हुए देखा। जो कोई फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग का प्रशिक्षण लेता है उसके पास फेंट गॉड जितनी शक्ति होगी। लगता है निंग काफी महत्वाकांक्षी है। हुआ, काले बालों वाला आदमी हवा में गायब हो गया। निंग ने इंतजार करते हुए गहरी सांस ली। अंकल ब्लैक सच बोल रहे थे। वह वाकई महत्वाकांक्षी थे। पहला कारण ये था कि उन्हें पता था कि उनकी युवावस्था के कारण उनके पिता शायद उन्हें की रिफाइनिंग का प्रशिक्षण नहीं लेने देंगे। स्व अध्ययन, निंग को आत्मविश्वास नहीं था। दूसरा कारण ये था कि फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि के कुछ बहुत ही शक्तिशाली लाभ थे। एक फेंट गॉड साधक को मारना एक की साधक को मारने से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल था। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विशेषज्ञ उसी स्तर पर एक की रिफाइनिंग विशेषज्ञ पर पूरी तरह से हावी हो सकते थे। उनमें आत्मरक्षा की प्रबल क्षमता और प्रबल शक्ति दोनों थी। इन्हीं दोनों के आधार पर निंग को फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि पसंद आ गई। कहीं से एक हल्की हवा आई और काले बालों वाला आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए हॉल के बीचों बीच प्रकट हुआ। फाइन गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीकों के संक्षिप्त संस्करणों की 19 प्रतियां। निंग, यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। संक्षिप्त संस्करणों में प्रत्येक अमर प्रशिक्षण तकनीक के केवल पहले भाग हैं, साथ ही तकनीक का सारांश और विवरण भी है। ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें कौन सी चाहिए। काले बालों वाले आदमी ने निंग के सामने 19 पुस्तकें रख दी। हर एक किताब बहुत पतली थी। आखिरकार ये संक्षिप्त संस्करण थे। अगर ये चोरी भी हो जाते तो भी जी कबीले को कोई नुकसान नहीं होता। आखिरकार वे अनमोल अमर प्रशिक्षण प्रतियों को पूरी तरह से पुस्तकालय में नहीं रख सकते थे। हालांकि फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग के ये संक्षिप्त संस्करण भी दूसरों के देखने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं थे। यही कारण था कि यिचुआन ने काले बालों वाले आदमी को इस यात्रा पर भेजा था। 19 पुस्तकें। निंग ने गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। पुस्तक 1, अध्याय 7, 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख। एक के बाद एक पतली संक्षिप्त पुस्तकें मेज पर रखी गईं और निंग ने तुरंत उनमें से प्रत्येक पुस्तक के नामों को पढ़ना शुरू कर दिया। विपत्ति राक्षस, अविनाशी रक्त राक्षस, नरक का गीत, वज्र बौद्ध सूत्र, मुक्त रूप आत्मा, 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख, पीली पृथ्वी के शाश्वत रहस्य, आत्मा लोमड़ी सूत्र, भविष्य के बुद्ध का सूत्र। हर किताब पुराने अजीबोगरीब दिखने वाले किरदारों से भरी थी। खुशकिस्मती से निंग ने ये शब्द इस दुनिया में आने के बाद सीखे थे। निंग ने गहरी सांस ली। यह एक अहम फैसला था। यही उसकी किस्मत तय करेगा। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। विपत्ति राक्षस।
इसे प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को जादुई टैटू से ढकना पड़ता था और नर्क की आग से तपाकर उसे कठोर बनाना पड़ता था। ये बेहद दर्दनाक था। 9 अलग अलग प्रकार के जादुई टैटू से शरीर को ढकने और 81 बार नर्क की आग से तपाकर शरीर पूरी तरह से रूपांतरित होकर एक ज़ियांटियन जीवन रूप में बदल जाता था, जिसमें तुरंत असीम शक्ति, नर्क की आग उगलने की क्षमता और कटे हुए हाथ को तुरंत फिर से उगाना शामिल था। ये प्रशिक्षण का एक बेहद कठिन लेकिन बेहद तेज तरीका था। सैद्धांतिक रूप से ज़ियांटियन स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 81 दिनों की आवश्यकता होती थी। अविनाशी रक्त पिशाच, इससे होने वाला दर्द आपदा पिपिंजर प्रशिक्षण पद्धति से भी ज्यादा था। इसके लिए 3 साल जादुई टैटू और 3 साल नारकीय यातनापूर्ण जीवन की जरूरत थी। नरक का गीत, इसके लिए व्यक्ति को एक धधकती हुई नरक के पास प्रशिक्षण लेना होता था, फिर एक धधकती हुई नरक की आग में समा जाना होता था और फिर अंततः बिना किसी नुकसान के ज्वालामुखी के लावा में प्रवेश करना होता था। इसके लिए व्यक्ति को अग्नि के साथ एकाकार होना आवश्यक था। जब कोई व्यक्ति अग्नि की असीम शक्ति को नियंत्रित कर लेता था तो उसे ज़ियांटियन स्तर पर पहुंच गया माना जाता था। इन तीनों को पढ़कर नींद की भौहें तन गईं। आखिर ये फेंट गॉड प्रशिक्षण विधियां इतनी दर्दनाक क्यों थीं? ये यातना से भी बदतर थीं। अरे नासमझ बच्चे! स्नो खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी। केवल कुछ ही फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधियां सचमुच दर्दनाक होती हैं। इन 19 किताबों में से केवल 5 ही बेहद दर्दनाक हैं, बाकी इतनी बुरी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने पहली 3 किताबें। ओह, निंग ने राहत की सांस ली। पास बैठे यिचुआन ने ठंडे स्वर में कहा, फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग की रिफाइनिंग से कहीं ज्यादा कठिन है। किसी नश्वर का ज़ियांटियन जीवन रूप बनना संसार के प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। सबसे कठिन विधि फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि के जरिए उस स्तर तक पहुंचना बेशक कठिन है। इसके अलावा ये विधियां जिनमें अथाह पीड़ा और कठिनाइयां होती हैं, हालांकि ये त्वरित हैं, विधर्मी विधियां मानी जा सकती हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं माना जा सकता। निंग ने सिर हिलाकर पढ़ना जारी रखा। वज्र बौद्ध सूत्र, ये बौद्ध वज्र प्रशिक्षण पद्धति का एक प्रकार था। मुक्त रूप आत्मा, इसके प्रशिक्षण में बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन ज़ियांटियन स्तर पर पहुंचने के बाद यह व्यक्ति को अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से रूपांतरित करने और जीवन से भरने की अनुमति देता था। अगर उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो भी वह जल्दी से फिर से बन जाता था। ये फेंट गॉड बॉडी ट्रेनिंग के सबसे बेहतरीन जीवन रक्षक प्रकारों में से एक था। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख, बिना किसी संदेह के ये फेंट गॉड बॉडी ट्रेनिंग पद्धति का नंबर 1 प्रकार है। क्या? निंग की आंखें भूखी हो गईं और उसने तुरंत 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख को देखा और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 9 भाग थे। पहले 3 स्तर हाउटियन चरण के लिए थे, बीच के 3 स्तर जियांटियन जीवन रूपों के लिए थे, बाद के 3 स्तर जिफू चरण के लिए थे। यह वाकई अलग है। बाकी प्रशिक्षण विधियां अपने चरम पर प्रशिक्षुओं को केवल शियांटियन जीवन के शिखर तक पहुंचने की अनुमति देती थीं, लेकिन ये 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख व्यक्ति को जिफू के शिखर स्तर तक पहुंचने की अनुमति देता है। निंग अपनी उत्तेजना के बावजूद ध्यान से पढ़ता रहा। ज़ियांटियन स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति जल और अग्नि पर नियंत्रण कर सकेगा और अद्भुत शारीरिक शक्ति भी प्राप्त कर सकेगा। उसका शरीर हल्का और फुर्तीला होगा और उसकी सभी 6 इंद्रियां तीक्ष्ण हो जाएंगी। कटे हुए अंग पुनः विकसित हो जाएंगे। जिफू स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति रक्त की एक बूंद से पुनर्जीवित हो सकता था। वांशियांक स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति के पास अद्भुत शक्तियां होंगी, जैसे 3 सिर और 6 भुजाएं उगाना, कुआफू संचेजर क्षमता या चमकदार ड्रैगन आंखें जैसी क्षमता। लेकिन निश्चित रूप से इन जादुई शक्तियों में प्रशिक्षित होना आवश्यक था। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विशेषज्ञ समान स्तर के की रिफाइनिंग विशेषज्ञों को आसानी से दबाने में सक्षम थे, लेकिन 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख अन्य सभी प्रकार की फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीकों को दबाने में सक्षम था। ये बात सार्वजनिक रूप से ज्ञात थी, कोई विवाद नहीं था, लेकिन इसमें प्रशिक्षण बेहद कठिन था, सबसे कठिन। ये भी निर्विवाद था। यही मेरी पसंद होगी। बाकी फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग किताबों को पलटने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के निंग ने अपनी पसंद बता दी। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख तुमने चुन लिया? यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। यिचुआन ने धीरे से कहा, 9 स्वर्गों का लाल लाल आरेख। इसे दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ये सॉन्ग ऑफ द इन्फर्नो, वज्र बौद्ध सूत्र या कैलेमिटी फेंट जैसी तकनीकों से कहीं अधिक गहन है, और यह केवल जिफू स्तर पर है। इसके बाद के चरण और भी गहन हैं। यदि आप जिफू शिष्य बनने में सक्षम हैं तो आपके लिए उच्च स्तरों तक आगे बढ़ना भी बहुत आसान होगा। ये फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का सबसे व्यापक और सबसे आसानी से उपलब्ध प्रकार है। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। लेकिन ये सबसे कठिन भी है। निंग हंसा। उसने इस दुनिया में 2 साल कई किताबें पढ़ते हुए बिताए थे। वह जानता था कि परिष्कृत करने की तकनीकें बेहद जरूरी हैं। प्रशिक्षण तकनीक जितनी गहरी होती है उसमें प्रशिक्षण उतना ही कठिन होता है। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख से संबंधित उच्च स्तरीय पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होने के कारण उसके लिए इसे चुनना और भी जरूरी था। इसमें सबसे ज्यादा ताकत है, निर्विवाद रूप से सबसे बेहतरीन, ये सबसे व्यापक है, ये सबसे आसानी से उपलब्ध विधि है। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। इसमें अनगिनत खूबियां हैं और बस एक कमी है, ये बेहद मुश्किल है। हमारे 5 प्रांतों में से किसी के भी जी कुल का एक भी सदस्य चौथे भाग तक पहुंचने और ज़ियांटियन जीवन रूप बनने में कामयाब नहीं हुआ है। क्या?
5 प्रांतों में जी कबीले का एक भी सदस्य इसका इस्तेमाल करके जियांटियन जीवन रूप नहीं बन पाया है। निम चौंक गया। अगर वे जिफू चरण तक नहीं पहुंचते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनमें से एक भी जियांटियन जीवन रूप चरण तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, यिचुआन ने कहा, एक भी नहीं, क्योंकि यह बहुत कठिन है, तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा कठिन। लेकिन मुझे मानना होगा कि यह सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि है। फेंट गॉड्स की किंवदंतियों में भी ये तकनीक सबसे शक्तिशाली है, तो यह मेरी पसंद होगी। निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह इस दुनिया में नुवा पेंटिंग जैसी कला के साथ पैदा हुआ था, जो उच्चतम श्रेणी की दृश्यावलोकन तकनीकों में से एक है और जिससे वह स्वर्ग की सेनाओं के बीच भी अलग दिखाई देगा। इतनी मजबूत नींव के साथ वह कम से कम एक बार कोशिश क्यों न करे। अगर वह असफल भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, फिर वह किसी और तकनीक में प्रशिक्षण ले सकता था। ठीक है, यिचुआन के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। वह अपने बेटे की दृढ़ता से बहुत खुश था। तो मैं तुम्हारे लिए 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख ले आता हूँ। धन्यवाद पिताजी। निंग उत्सुकता से भर गया। अंधेरी रात, कमरे का दरवाजा बंद था और कमरे के अंदर हाथ जितनी मोटी मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, यिचुआन, स्नो और उनका बेटा निंग। निंग लाल अक्षरों वाली एक बेहद मोटी किताब पकड़े हुए था और उसे पढ़ रहा था। ये तकनीक पौराणिक और सबसे शक्तिशाली थी। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख। ये सचमुच कठिन है। निंग ने इसे पढ़ते हुए भौहें चढ़ाईं। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में कई बड़ी बाधाएं थीं। पहला था परिचय। इसमें प्रशिक्षण शुरू करने के लिए व्यक्ति को आकाश में महान यांग, सूर्य, और महान यिन, चंद्रमा, को महसूस करने में सक्षम होना आवश्यक था। कई अन्य फेंट गॉड प्रशिक्षण विधियों में शक्ति निर्माण के लिए अग्नि, जल या विद्युत जैसी तात्विक ऊर्जा के अवशोषण की आवश्यकता होती थी। लेकिन 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख के अभ्यासियों को तुरंत इन 2 महानतम खगोलीय पिंडों को महसूस करना और सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित करना आवश्यक था। कई प्रशिक्षु सूर्य और चंद्रमा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते थे, और ये तो बस पहला कदम था। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित करके व्यक्ति का पूरा शरीर दिव्य टैटू से आच्छादित हो जाता था। ये दूसरा भाग था। दिव्य सूर्य टैटू और दिव्य चंद्र टैटू पूरी तरह से बन जाने के बाद व्यक्ति को 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख का पहला स्तर पूरा करने वाला माना जा सकता था। दरअसल इसी पहले स्तर से कोई भी यह बता सकता था कि यह तकनीक कितनी अकल्पनीय रूप से गहन थी, क्योंकि कई अन्य तकनीकें जैसे कि कैलिमिटी फेंट तकनीक सभी जादुई टैटू को शरीर पर शारीरिक रूप से उकेरने पर निर्भर थीं। लेकिन 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के लिए वे टैटू स्वाभाविक रूप से बनेंगे, और दिव्य टैटू चंद्रमा और सूर्य के थे। एक बार पहले स्तर पर महारत हासिल हो जाने पर आमतौर पर बिना किसी समस्या के तीसरे स्तर तक आसानी से पहुंचा जा सकता था, लेकिन चौथे स्तर तक पहुंचना और जियांटियन जीवन रूप बनना और भी कठिन था। इसके लिए यिन और यांग का मिलन, जल और अग्नि का एक होना जरूरी था। तभी कोई अतीत को तोड़कर जियांटियन जीवन रूप बन सकता था। बाद की बाधाएं वे बहुत दूर थीं, उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वाह, पढ़ना खत्म करके निंग ने लंबी सांस छोड़ी। यिचुआन और स्नो ने अपने बेटे की ओर देखा। पिताजी, कृपया मुझे 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के पहले स्तर में छिपे रहस्यों के बारे में बताएं। निंग ने अपने पिता की ओर देखा। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख समझना बहुत आसान है, यिचुआन ने कहा। आपको बस चित्रों पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। पहले स्तर पर 9 चित्र हैं। ये बहुत आसान है। निंग ने सिर हिलाया। उसने दुनिया की कई किताबें पढ़ी थीं, और जब उसने उन्हें पलटा तो उसे जल्दी ही समझ आ गया कि प्रशिक्षण का तरीका क्या है। लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं वह कोई गहरा अर्थ न चूक गया हो। आखिरकार प्रशिक्षण एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकता था। चूंकि उसके पिता ने कहा था कि इस किताब में दिए गए निर्देश बहुत स्पष्ट हैं, तो अब शुरुआत करने का समय आ गया था। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मुठ्ठियां ऊपर उठा लीं, फिर झुक गया। ये पहला चित्र था। सूर्य और चंद्रमा को प्रणाम। उन्होंने चित्रों के अनुसार ही सभी गतिविधियां की। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे किसी विचित्र अनुष्ठानिक नृत्य के अनुरूप चल रहे हों, तथा उनके शरीर के भीतर एक विचित्र प्राचीन आभा थी। यिचुआन आश्चर्यचकित था। उसके शुरुआती प्रयास ही इतने सटीक और सटीक हैं। स्नो भी हैरान था। हालांकि ज्यादातर लोग आंदोलनों को सही ढंग से करना चाहते थे, लेकिन वे वास्तव में उतनी सटीकता से नहीं कर पाते थे जितनी वे चाहते थे। हालांकि निंग जन्म से ही नुवा पेंटिंग के अनुसार प्रशिक्षण ले रहा था। उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और परिणामस्वरूप उसका अपने शरीर पर बेहद मजबूत नियंत्रण था। चूंकि वह लगातार प्रकृति की ऊर्जा से शुद्ध होता रहा था और उसकी आत्मा एक शिशु की तरह शुद्ध थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह आसानी से सटीक आंदोलनों को कर सकता था। निंग की अंतिम गतिविधि घुटनों के बल बैठना था। उसकी दोनों भुजाएं उसके सामने लटक रही थीं, मानो एक भुजा सूर्य पर टिकी हो जबकि दूसरी चंद्रमा पर। पूर्ण मौन। यिचुआन और स्नो भी अपनी सांसें रोके हुए थे। वे जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। पहले की नृत्य गतिविधियां केवल महान यांग, सूर्य, और महान यिन, चंद्रमा, को महसूस करने के उद्देश्य से थीं। निंग उन 2 सबसे उत्कृष्ट तारों वाले पिंडों को महसूस कर पाएगी या नहीं। यद्यपि यह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख का केवल प्रारंभिक भाग था, फिर भी इसने अनगिनत लोगों को इसमें प्रशिक्षण लेने से रोक दिया था। वे दोनों जानते थे कि 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख फाइंड गॉड बॉडी रिफाइनिंग की सबसे कठिन विधि है,
और वे जानते थे कि उनके 4 साल के बेटे के शुरुआती भाग में महारत हासिल करने की संभावना बहुत कम है। हालांकि माता पिता हमेशा उम्मीद करते थे कि उनके बच्चे सफल होंगे। वे किसी सुखद आश्चर्य की उम्मीद में इंतजार करते थे। पुस्तक 1 अध्याय 8 एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज। निंग महसूस कर सकता था कि उसकी चेतना दुनिया की बाधाओं की कई परतों से गुजर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। अनगिनत परतों से गुजरने के बाद वह एक अंतहीन शून्य में प्रवेश कर गया। उस अनंत शून्य की गहराई में 2 अतुलनीय रूप से विशाल तारकीय पिंड थे। एक विशाल तारा पिंड था जिसकी सतह पर आग की लपटों के विशाल गुब्बार नाच रहे थे। यह आग का एक विशाल गोला सा लग रहा था और इससे अनंत शून्य प्रकाशित हो रहा था। दूसरा ग्रह अंतहीन बर्फ की परत से ढका हुआ था, जिसके बीच में एक विशाल ओसमेंथस का पेड़ था। इस तारकीय पिंड की ठंडी रोशनी ने दुनिया के एक हिस्से को भी रोशन कर दिया था। ये 2 प्राचीन तारकीय पिंड थे, एक सौर तारा सूर्य था, दूसरा चंद्र तारा चंद्रमा था। बेहद खूबसूरत, बेहद अविश्वसनीय। निंग बिल्कुल दंग रह गया। उसे लगा कि वह आग के उन विशाल गुब्बारों को भी देख सकता है और ओसमेंथस के पेड़ की विशाल पत्तियों को भी देख सकता है। अन्य लोगों को जब 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया तो उन्हें सौर तारे और चंद्र तारे को धुंधला सा भी महसूस करना बहुत कठिन लगा। लेकिन निंग तो आग के गुब्बार और ओसमेंथस वृक्ष की पत्तियों को भी देख सकता था। हॉल के भीतर यिचुआन और स्नो आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने निंग के आसपास के क्षेत्र में तारों की रोशनी के अनगिनत धब्बे उभरते देखे। तारों की रोशनी के अनगिनत धब्बे मुख्यतः सुनहरे और चांदी के रंग के थे, झुलसाने वाली गर्म सुनहरी रोशनी और बर्फ जैसी ठंडी चांदी की रोशनी। वे निंग के चारों ओर घूमते रहे, कहीं रुके नहीं। धीरे धीरे निंग के बाएं हाथ के नीचे एक छोटा तारा बना और उस पर एक ओस्माथस वृक्ष धुंधला दिखाई दे रहा था। ये चंद्र तारा था और उसके दाहिने हाथ पर एक ज्वलंत गर्म छोटा तारा बना हुआ था जिसके चारों ओर एक उड़ता हुआ सुनहरा कौवा था। ये सौर तारा था, एक हाथ में सौर तारा और दूसरे में चंद्र तारा। तारों की रोशनी से घिरा निंग का चेहरा बहुत शांत और पवित्र लग रहा था। यिचुआन और स्नो एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज। यिचुआन अपने चेहरे पर हैरानी जाहिर किए बिना नहीं रह सका, हालांकि वह आमतौर पर कितना भी शांत और संयमित क्यों न रहता हो। एक पर ओस्माथस का पेड़ पैदा हुआ था और दूसरे पर सुनहरा कौवा उड़ रहा है। वह पौराणिक, एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज। स्नो अपने बेटे के हाथों में बने 2 छोटे छोटे तारकीय पिंडों को घूर रही थी और यहाँ तक कि ओस्माथस का पेड़ और सुनहरा कौवा भी दिखाई दे गया है। दोनों पूरी तरह सदमे में थे। वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे आम इंसान से कहीं ज्यादा जानते थे और उन्होंने क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवंस की विषय वस्तु पहले भी व्यक्तिगत रूप से पढ़ी थी। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये दृश्य क्या दर्शाता है। क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवंस में प्रशिक्षण लेना बेहद मुश्किल था और प्रशिक्षण की गति आमतौर पर बहुत धीमी होती थी। वहाँ कई प्रकार की दीक्षाएं देखने को मिलती थीं। पहले प्रकार को तारों की रोशनी के धागे कहा जाता था। तारों की रोशनी के केवल 2 धागे ही धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करते थे। ये दीक्षा का सबसे घटिया प्रकार था और इसकी गारंटी थी कि व्यक्ति प्रशिक्षण में बेहद धीमा होगा। दूसरे प्रकार को तारों की रोशनी के बादल कहा जाता था। तारों की रोशनी की एक बड़ी मात्रा शरीर को घेर लेती थी और एक बादल का रूप ले लेती थी। ये वास्तव में काफी अच्छा था। तीसरे प्रकार को तारों की रोशनी का एक भंवर, एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज कहा जाता था। तारों की रोशनी के अनगिनत कण शरीर के चारों ओर भंवर की तरह घूमते थे, जबकि बायां हाथ चंद्र तारा बनाता था जबकि दायां हाथ सूर्य तारा बनाता था। ये सर्वोत्तम परिणाम था। लेकिन अगर ये 2 लघु तारे इतने वास्तविक रूप से बनते कि चंद्र तारे पर ओस्माथस वृक्ष, सौर तारे पर सुनहरा कौवा भी दिखाई दे, तो यह एक अद्भुत उत्तम परिणाम होता। वास्तव में इस परिणाम का आना कोई अजीब बात नहीं थी। निंग ने जन्म से ही नुवा पेंटिंग विजुअलाइजेशन तकनीक का प्रशिक्षण लिया था, एक ऐसी तकनीक जो देवलोक में भी एक उच्च श्रेणी की तकनीक मानी जाती। वह अपने मन को विभाजित करने में भी सक्षम था। कोई कल्पना कर सकता था कि उसकी आत्मा कितनी शक्तिशाली हो गई होगी। इसके अलावा जन्म के बाद हर दिन प्राकृतिक तात्विक ऊर्जा द्वारा उसका पोषण और शुद्धिकरण किया गया था, जिससे उसका शरीर एक नवजात शिशु के शरीर की तरह शुद्ध हो गया था, बिना किसी अशुद्धि के। उसके शरीर की शुद्धता एक जियांटियन जीवन रूप के बराबर थी। उसका शरीर एक जियांटियन जीवन रूप की तरह शुद्ध था। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपने मन को विभाजित कर सकती थी। इन दोनों शक्तियों के संयोजन से यह स्वाभाविक था कि उनमें फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनिंग के लिए अत्यधिक योग्यता होगी। मेरे बेटे को इस तरह का प्राकृतिक वरदान मिलना। स्नो का चेहरा लाल हो गया था और वह इतनी उत्साहित थी कि उसका शरीर कांप रहा था। यिचुआन, एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज। ओस्माथस वृक्ष का जन्म हुआ और सुनहरा कौवा उड़ रहा है। ये तो किंवदंतियां हैं। 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के अनुसार प्रशिक्षण लेने पर हमारा बेटा निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। ठीक है। यिचुआन भी बहुत उत्साहित था। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने महसूस किया था कि उसके बेटे की धमनियां बहुत कमजोर हैं और उसकी हड्डियां भी बहुत साधारण हैं। हालांकि उसे पता था कि उसके बेटे को गर्भ में ही चोट लग गई थी, फिर भी वह थोड़ा निराश था, क्योंकि वह जानता था इस क्रूर आदमखोर दुनिया में जिसके पास शक्ति नहीं है, उसके लिए अच्छा जीवन जीना मुश्किल होगा। जब तक वह जिंदा था वह अपने बेटे की रक्षा कर सकता था, लेकिन अगर वह मर गया तो क्या होगा? यह मेरा बेटा है,
जी यिचुआन का बेटा। यिचुआन ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों उत्साह और आशा से अपने बेटे की ओर देखने लगे। कौन से माता पिता को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके बच्चे ड्रैगन की तरह उड़ेंगे। निंग की आंखें बंद थीं और वह घुटनों के बल बैठा था, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लटकाए हुए। एक हाथ में चंद्र तारा और दूसरे में सौर तारा था। वे दो छोटे तैरते हुए सौर तारे और चंद्र तारे अलग अलग निंग के शरीर में लगातार ऊर्जा संचारित कर रहे थे। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति उसके शरीर की भूखी कोशिकाओं द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर ली गई और निंग की पूरी मांसपेशियां और अस्थि संरचना निरंतर परिवर्तनों से गुजर रही थी। स्विश। निंग ने जो जानवर के फर वाले कपड़े पहने हुए थे उन पर अचानक बर्फ की एक परत उभर आई, लेकिन तभी क्रैकल 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 निंग के कपड़ों का पिछला हिस्सा अचानक आग से जलने लगा। दोनों जमे हुए और धधकते हुए। इस निरंतर आदान प्रदान के परिणामस्वरूप उसके फर अलग अलग होने लगे। हर्म। यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। उसने उंगली से इशारा किया और नीली रोशनी की एक किरण उसकी उंगली से निकलकर निंग की पीठ की ओर उछली और पहले से ही आधे फटे हुए फर के कपड़े पूरी तरह से फट गए और ढह गए, जिससे निंग की पीठ पूरी तरह से नंगी हो गई। निंग की कोमल जवान पीठ पर बाईं ओर चांदी की रोशनी चमक रही थी, जबकि दाईं ओर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। बाईं ओर जमे हुए हिस्से में चांदी की रोशनी लगातार बह रही थी और धीरे धीरे एक पैटर्न बना रही थी। दाहिनी ओर धधकती हुई सुनहरी रोशनी भी लगातार बह रही थी और एक अलग पैटर्न भी बना रही थी। दिव्य टैटू। स्नो ने धीरे से कहा। पहली बार प्रशिक्षण लेते ही वह दिव्य टैटू बनाना शुरू कर देता है। टैटू बनाने की इस गति को देखते हुए लगभग 10 दिनों में टैटू पूरी तरह से बन जाएगा। तब तक 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख का पहला स्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है। यिचुआन चुपचाप देखता रहा। समय बीतता गया। निंग की जवान पीठ पर दिव्य टैटू लगातार बढ़ते जा रहे थे। कोई भी आसानी से बता सकता था कि बाईं ओर खरगोश का टैटू था, जबकि दाईं ओर कौवे का। दो महान दिव्य टैटू। दिव्य चंद्र टैटू चंद्र खरगोश का था, जबकि दिव्य सूर्य टैटू स्वर्ण कौवा का था। निंग ने अचानक एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलीं। उसकी पीठ पर बने दिव्य टैटू भी गायब हो गए और उसके हाथों में मौजूद 2 तारकीय पिंड भी तेजी से गायब हो गए। इससे निंग बहुत चौंक गया। उसने 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख ध्यान से पढ़ा था और वह अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए एक हाथ में चांद और दूसरे में सूर्य होने का क्या मतलब है, खासकर जब उस्माथस वृक्ष का जन्म हो रहा हो और सुनहरा कौवा उड़ रहा हो। कितनी शक्तिशाली शक्ति है। निंग ने अपनी मुठियां भींच लीं, अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस करते हुए। मैं तो बस 4 साल का बच्चा हूं और मुझे अभी अभी फिनगॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि की दीक्षा मिली है, लेकिन मैं पहले से ही इतना शक्तिशाली हूं। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, कुछ कपड़े पहन लो। अपने हाथों की एक लहर से उसके पिता यिचुआन ने बच्चों के फर वाले कपड़ों का एक सेट हवा से प्रकट किया और फिर उसे अपने बेटे की ओर फेंक दिया। हाँ। निंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। स्नो अब भी अपने बेटे को देख रही थी। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। जितना ज्यादा वह उसे देखती उतनी ही ज्यादा खुश होती। उसका बेटा उसका गौरव और उसकी खुशी था। जिस दिन वह पैदा हुआ था वह अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थी, लेकिन अब उसके बेटे ने ऐसी अकल्पनीय क्षमताएं प्रदर्शित की थीं। एक माँ होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह दिल से खुशी से भर गई। निंग। यिचुआन ने शांति से कहा। पिताजी। निंग ने ध्यान से सुना। तुम्हारी क्षमता असाधारण है। हालांकि अगर तुम साधारण जीवन रूपों की बाधाओं को पार करके जियांटियन जीवन रूप बनना चाहते हो और फिर अमर बनने की राह पर चलना चाहते हो तो सिर्फ क्षमता ही काफी नहीं है। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। तुम्हें सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। निंग ने आदरपूर्वक कहा। पिताजी कृपया मुझे निर्देश दीजिए। बर्फ। यिचुआन ने अपनी पत्नी युची स्नो की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और उसके हाथ के झटके से 2 वस्तुएं प्रकट हुईं। एक गहरे हरे रंग का रत्न था जो लगभग एक नाखून के आकार का था। वह तराशा हुआ और बहुत सुंदर था। दूसरा एक चमकता हुआ इंद्रधनुषी रंग का मुट्ठी भर आकार का पत्थर था। इस गहरे हरे रंग के पत्थर को केलस्टोन कहते हैं। स्नो मुस्कुराई। यह एक प्राकृतिक रूप से बनने वाला रत्न है जिसके अंदर एक छोटा सा आकार होता है। आप इसे अंगूठी के हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं या इसे अपनी बेल्ट में छिपाकर रख सकते हैं। इसे अपना बनाने के लिए आपको बस इसे खून से बांधना होगा। केलस्टोन। निंग बहुत खुश हुआ। अमर बनने के लिए प्रशिक्षण को 2 मार्गों में विभाजित किया गया था, शरीर शोधन पथ और की शोधन पथ। शरीर परिशोधक फिनगॉड पथ से संबंधित थे और किसी को जादुई खजाने का उपयोग करना नहीं सिखाते थे। जियांटियन जीवन रूप बनने के बाद की रिफाइनर कुछ निम्न स्तरीय खजानों को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन सबसे निम्न स्तरीय निर्मित खजानों के लिए भी उपयोगकर्ता का जियांटियन स्तर का की रिफाइनर होना आवश्यक था। इस प्रकार अधिकांश फिनगॉड बॉडी रिफाइनर भी साथ की का प्रशिक्षण लेंगे। हालांकि स्वर्ग ने हमेशा लोगों को एक मौका दिया है। कुछ प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वस्तुएं थीं जिन्हें केवल रक्त से बांधने की आवश्यकता थी और उनके लिए किसी ताकत की आवश्यकता नहीं थी। केलस्टोन उनमें से एक था। पहले इसे बांधो। स्नो ने केलस्टोन और एक छोटी तलवार सौंप दी। हाँ माँ। निंग ने उनकी बात मान ली। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी छोटी तलवार की धार से अपनी उंगली चुभो दी। खून की एक बूंद केलस्टोन पर गिरी और तुरंत सोख ली गई, जिससे केलस्टोन का रंग खून जैसा हो गया। अंदर आओ। निंग ने अपने हाथ में पकड़ी छोटी तलवार को गायब करने की इच्छा की और वह गायब हो गई और कालेस्टोन के अंदर लघु आयाम में पुनः निर्मित होकर तैरने लगी। बाहर आओ।
उसके हाथ में छोटी तलवार आ गई। कितना जादुई! निंग बहुत खुश थी। वह बहुत पहले से जानता था कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आयामी रत्न मौजूद हैं। ये उन बनावटी खजानों की तरह नहीं थे जिनके आंतरिक आयाम अपेक्षाकृत बड़े होते थे। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले किलस्टोन का आंतरिक आयाम बहुत छोटा था, कुछ तो मुट्ठी या सिर के आकार के ही थे। ये आधे मीटर लंबे रत्न निश्चित रूप से एक बेहद कीमती खजाना थे। माँ, निंग ने जल्दी से कहा, कृपया मुझे एक बेल्ट बनाने और उसके अंदर किलस्टोन लगाने में मदद करें। ठीक है, स्नो ने सिर हिलाया। केलस्टोन को खजाना माना जा सकता है, लेकिन हमारे जी कबीले के लिए यह कोई खास कीमती चीज नहीं है। तुम्हारे पिता की हैसियत को देखते हुए केलस्टोन की तो बात ही नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरा खजाना तो वो है जो तुम्हारे पिता ने जिंदगी मरण के संघर्ष के बाद ही हासिल किया था। स्नो ने गंभीरतापूर्वक मुट्ठी भर आकार का वह पत्थर सौंप दिया जो इंद्रधनुष के रंगों से चमक रहा था। इसे बांध दो। स्नो ने अपने बेटे की ओर देखा। निंग ने अपनी उंगली बाहर निकाली और एक बार फिर अपनी छोटी तलवार से उसे धीरे से चुभोया। खून की एक बूंद उस चमकते इंद्रधनुषी पत्थर पर गिरी। खून ने उसे तुरंत सोख लिया और चट्टान के अंदर अनगिनत लाल धमनियां अचानक दिखाई देने लगीं। और फिर मुट्ठी भर पत्थर तरल में बदल गया और निंग की ओर बहने लगा। यह क्या है? निंग को लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। ये केलस्टोन जैसा है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खजाना है। इस खजाने का नाम गोल्ड स्टार शर्ट है, स्नो ने समझाया। आप इसे बांधने के तुरंत बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेजी से आपकी त्वचा में समा जाएगा और उसका हिस्सा बन जाएगा। गोल्ड स्टार शर्ट की सुरक्षा के साथ जियांटियन स्तर से नीचे की कोई भी चीज आपको अपने हमलों से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। निंग चौंक गया। इतना शक्तिशाली? उन्होंने इसके बारे में किसी भी किताब में नहीं पढ़ा था। महान जिया राजवंश फाइंड गॉड युग से लेकर अब तक अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है और इसका शासन क्षेत्र बहुत विशाल है। स्वेलो पर्वत के आसपास के क्षेत्र में हमारे जी वंश का प्रभुत्व है, लेकिन कुछ दूर के क्षेत्रों में ऐसे वंश हैं जो हमारे जी वंश से भी अधिक शक्तिशाली हैं, यिचुआन ने कहा। उन प्राचीन शक्तिशाली वंशों में से कुछ होनहार युवा युवकों को, जब वे अभी भी युवा हैं, उनकी रक्षा के लिए ये गोल्ड स्टार शर्ट दी जाएगी। निंग चौंक गया। अपने पिता की ओर मुड़कर देखा तो उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसके माता पिता सचमुच उसके प्रति बहुत अच्छे थे। पुस्तक 1, अध्याय 9, तीरंदाजी। हालांकि गोल्ड स्टार शर्ट एक खजाना है, मैं इसे बस एक उंगली के प्रहार से तोड़ सकता हूँ। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। ये सब चीजें बाहरी हैं। भविष्य में तुम्हें फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीकों में सिद्धि प्राप्त करनी होगी और सामान्य तौर पर फेंट गॉड शरीर की शक्ति में विशेषज्ञ होते हैं। तुम्हें बस अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत का उपयोग करना है। ठीक है, निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग से तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, तुम्हारी हरकतें तेज हो जाएंगी, दूर तक तुम्हारी नजर साफ हो जाएगी, तुम्हारी सुनने की क्षमता ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी और तुम्हारे शरीर की रिकवरी क्षमता भी कमाल की हो जाएगी। यिचुआन ने अपने बेटे की तरफ देखा। इन्हें सच्ची शक्तिशाली शक्ति में बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक हथियार की जरूरत है, यिचुआन ने कहा। तुम्हारी ताकत तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी से 10 गुना ज्यादा हो सकती है, लेकिन तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुम्हें दूर से ही तीर मारकर मार सकता है। यही एक अच्छे हथियार को इतना शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा आपको हथियार चलाने में भी निपुण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक तलवारबाज जिसके पास आंतरिक शक्ति नहीं है, लेकिन जो तलवारबाजी के दूसरे स्तर आदमी और तलवार एक हो जाते हैं तक पहुंच गया है, वह एक शक्तिशाली लेकिन अनुभवहीन योद्धा का गला आसानी से भेद सकता है। आखिरकार योद्धा में चाहे कितनी भी आंतरिक शक्ति क्यों न हो, वह तलवार की धार को रोक नहीं सकता, यिचुआन ने धीरे से कहा। निंग को ये तर्क समझ में आ गया। एक शक्तिशाली लेकिन मूर्ख क्रूर व्यक्ति जिसका सामना एक ऐसे हत्यारे से होता जो छोटी तलवारें चलाने में माहिर होता, एक ही वार में मर जाता। मजबूत शरीर तो बस एक पहलू था, कौशल और तकनीक ही तय करते थे कि आपकी शक्ति का कितना इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए, उनके पिछले जन्म में किकबॉक्सिंग या जुजित्सु प्रतियोगिताओं में सभी प्रतियोगी शारीरिक फिटनेस के मामले में लगभग एक ही स्तर पर थे। तकनीक और युद्ध की रणनीति ही उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता तय करती थी। बताओ, तुम क्या सीखना चाहते हो? यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। निंग, बेटा, ध्यान से सोचो। स्नो ने भी अपने बेटे की तरफ देखा। दरअसल उन्होंने अपने दिल में अपने बेटे के लिए एक योजना पहले ही बना ली थी। आखिरकार उनके हिसाब से उनका बेटा अभी बहुत छोटा था, हालांकि वह होशियार और काबिल था। फिर भी वे अपने बेटे से पूछना चाहते थे कि वह क्या चाहता है, ताकि उसे हर बात पर गहराई से सोचना सिखाया जा सके और फिर वे उसे अपने विचार बताते और उसे मतभेदों पर विचार करने देते। मैं 3 चीजें सीखना चाहता हूँ, निंग ने अचानक कहा। निंग ने कहा, सबसे पहले मैं तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। उसे दैत्यदेव के शरीर शोधन पथ पर चलना था। उसकी दृष्टि अद्भुत होगी और साथ ही अपार स्वर्ग प्रदत्त शक्ति भी। स्वाभाविक रूप से उसे धनुर्विद्या सीखनी थी। एक शक्तिशाली दैत्यदेव द्वारा छोड़े गए बाण निश्चित रूप से ध्वनि अवरोध को भेदने में सक्षम थे और उसके बाणों की शक्ति निश्चित रूप से उसके पिछले जन्म में स्नाइपर राइफलों की गोलियों से कहीं अधिक थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दूर से ही मार सकता था और उसके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के अनुसार धनुर्विद्या सीखना बहुत कठिन नहीं था।
दूसरा, मैं जुड़वां तलवारों का उपयोग करना सीखना चाहता हूँ। जी कबीला तलवार तकनीक में विशेषज्ञ था। उनके पिता यिचुआन का उपनाम रेनड्रॉप स्वॉर्ड था। ऐसे संसाधन के साथ उन्हें तलवार चलाना सीखना ही था। जुड़वां तलवारें, यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। जारी रखें, निंग ने कहा। तीसरा, मुझे चपलता बढ़ाने वाली तकनीकें और भागने की तकनीकें सीखने की जरूरत है। मुझे इन्हीं की जरूरत है। यदि उसका सामना किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होता तो वह भाग जाता। केवल पलायन की तकनीकें ही किसी व्यक्ति को लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। और जितना अधिक व्यक्ति जीवित रहेगा, उतनी ही अधिक संभावनाएं उसके पास होंगी। स्नो हंसा। निंग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप पहले एकल तलवारों से शुरुआत करें। पूरे जी कबीले में एक भी दोहरी तलवारों का विशेषज्ञ नहीं है और तलवारों का प्रशिक्षण लेते समय सबसे बड़ा खतरा एकाग्रता खोने का होता है। आपको अपनी सारी एकाग्रता एक ही तलवार पर केंद्रित करनी होगी, तभी आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। तुम्हारी माँ की बातें सही हैं। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। पिताजी, माताजी, मैं जन्म से ही अपने मन को विभाजित करने में सक्षम हूँ। निंग ने अपने माता पिता की ओर देखने के लिए सिर उठाया। वह नुवा पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था, इसलिए उसे बस यही कहना पड़ा कि वह जन्म से ही अपने मन को विभाजित करने में सक्षम है। क्या अपना मन बांट लो? यिचुआन और स्नो दोनों हैरान थे। क्या तुम जानते हो कि मन को बांटने का क्या मतलब है? यिचुआन गुर्राया। यह मल्टीटास्किंग जितना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन बिना किसी प्रभाव को खोए या कोई व्यवधान पैदा किए एक साथ दो अलग अलग बातों पर विचार कर सकता है। मैं सचमुच अपना मन विभाजित कर सकता हूँ, निंग ने जल्दी से कहा। तो चलो इसे आजमाते हैं। यिचुआन की आंखें एक अद्भुत चमक से चमकने लगीं। एक हाथ से उसने चाक के 2 टुकड़े उठाए। इन 2 पत्थरों से जमीन पर लिखो। बाएं हाथ से अपनी माँ का नाम लिखो और दाएं हाथ से मेरा नाम। एक साथ लिखो। हाँ पिताजी, निंग ने सिर हिलाया। निंग ने चाक के 2 टुकड़े लिए। उन्हें लगा कि वे चाक बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे उसने पिछले जन्म में इस्तेमाल किए थे। तुरंत ही उसने निर्देशानुसार अपने हाथों से लिखना शुरू कर दिया। चाक से लिखना वाकई बहुत स्वाभाविक लग रहा था। हुआ। उसका बायां और दायां हाथ एक साथ आसानी से लिख लेते थे और वह जो लिखता था वह इस दुनिया की प्राचीन जटिल लिपि होती थी। एक तरफ वह नाम लिखता था, जी यिचुआन। दूसरी तरफ युची स्नो। उसके स्ट्रोक दृढ़ और बहुत सुंदर होते थे। निंग, तुम। स्नो दंग रह गई, लेकिन यिचुआन भी दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी जल्दी 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख का प्रशिक्षण ले पाए, यिचुआन ने धीरे से कहा। तो हमारे बेटे की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वह अपने मन को विभाजित कर सकता है। यिचुआन ने अपने बेटे को ऐसे देखा जैसे वह किसी अनमोल बिना पॉलिश किए हुए जेड के टुकड़े को देख रहा हो। बेहद उत्साहित होकर उसने कहा, मैं अपने मन को विभाजित करने के स्तर तक तभी पहुंच पाया हूं जब मैंने इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया है। हालांकि मैं बचपन से ही एक ही तलवार चलाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा हूँ। मेरा रास्ता तय है और उसे बदलना मुश्किल है, लेकिन मेरा बेटा जन्म से ही अपने मन को विभाजित करने में सक्षम है। वह जन्मजात जुड़वां तलवारों का इस्तेमाल करने वाला है। वह जुड़वां तलवारों का इस्तेमाल ऐसे कर पाएगा जैसे 2 लोग उन्हें चला रहे हों और अपने विरोधियों को ऐसा महसूस कराएगा जैसे उन पर एक साथ 2 लोग हमला कर रहे हों। इतना ही नहीं, उन दोनों लोगों के दिल और इरादे पूरी तरह से जुड़े होंगे, जिससे प्रभावशीलता 10 गुना बढ़ जाएगी। आज से मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से तलवार चलाने का प्रशिक्षण दूंगा। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। अगली सुबह जल्दी धुंधली सुबह में दुनिया की घनी प्राकृतिक ऊर्जा छाई हुई थी। निंग को उसके पिता पहले ही प्रशिक्षण स्थल पर ले आए थे। निंग, यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा, फिर पास खड़े फरपोश दाढ़ी वाले आदमी की ओर इशारा किया। ये पश्चिमी प्रांत के जी वंश का नंबर 1 कुशल तीरंदाज है। इसका नाम ब्लाइंड फिश है। इसकी तीरंदाजी बेहद ऊंची है। ब्लाइंड फिश, आओ इस छोटे से बच्चे को दिखाओ कि तुम क्या हो। हाँ, ब्लाइंड फिश ने सम्मानपूर्वक कहा। यिचुआन उनके आगे आगे 4 संगमरमर की पट्टियों की ओर बढ़ा, जिनमें से हर एक का वजन कई 100 पाउंड था। यिचुआन ने उनमें से एक को उठाया, फिर उसे दूर फेंक दिया और फिर एक और उठाकर उसे भी उछाल दिया। पलक झपकते ही वे चारों हवा में चीखने लगे। ये विशाल भारी गोलियां इतनी जोर से फेंकी गईं कि हवा में चीख मच गई। वे 4 मिसाइलों की तरह थीं और आसमान में काले बिंदुओं में बदल गई थीं। हर्म, दाढ़ी वाले ब्लाइंड फिश के हाथ में एक काला सा विशाल धनुष और 4 तीर दिखाई दिए। उसने अपना धनुष ऊंचा उठाया। शुआ 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 शुआ। 4 तीर आसमान में चमके और उन 4 काले बिंदुओं का पीछा करते हुए लगभग तुरंत ही गायब हो गए। पेंग पिंग पिंग पिंग। वे 4 काले बिंदु पूरी तरह से गायब हो गए। निंग ये दृश्य देखकर दंग रह गया। वह बहुत देर तक देखता रहा। जब पिताजी ने उन भारी पत्थरों को फेंका तो उन्हें कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर फेंककर मिसाइलों में बदल दिया। निंग स्तब्ध रह गया। और ये ब्लाइंड फिश के तीर, मुझे लगा, पलक झपकते ही 1 सेकंड से भी कम समय में 1-2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। अगर ध्यान से हिसाब लगाया जाए तो ये तीर कम से कम लगभग 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चले होंगे। पौराणिक देवता होवी ने एक बार लगातार 9 तीर चलाकर 9 सुनहरे कौवों को मार गिराया था। ब्लाइंड फिश जोर से हंसा। युवा स्वामी, मेरे पास तो बस कुछ ऊपरी हुनर ही हैं। मास्टर ब्लाइंड फिश, मलबा गिरने पर किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा, है ना? निंग को अचानक ये सवाल पूछना याद आया। यिचुआन ने सिर हिलाया।
निंग, तुम्हारा मास्टर ब्लाइंड फिश एक जियांटियन जीव है और उसने अपने बाणों में अपनी जन्मजात ऊर्जा भर दी है। जब बाण गोलियों तक पहुंचे तो उन्होंने गोलियों को तुरंत धूल में उड़ा दिया जो धीरे धीरे नीचे बहेगी। ऐसा मलबा कैसे हो सकता है जो किसी को चकनाचूर कर दे? निंग मन ही मन हैरान हो गया। सचमुच बहुत ही भयानक। आज से हर सुबह तुम अपने मास्टर ब्लाइंड फिश के साथ 1 घंटे तीरंदाजी का अभ्यास करने आओगे, यिचुआन ने कहा। इसे तुम्हारा सुबह का व्यायाम माना जा सकता है। ब्लाइंड फिश, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। युवा गुरु को सिखा पाना ब्लाइंड फिश की शान है। ब्लाइंड फिश जोर से हंसा। यिचुआन ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। पूरा प्रशिक्षण क्षेत्र एकदम शांत था। सिर्फ ब्लाइंड फिश और निंग ही वहाँ थे। कोई नौकर भी मौजूद नहीं था। युवा गुरु, ब्लाइंड फिश ने निंग की ओर देखा। एक तीरंदाजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके धनुष और बाण होते हैं। तीर 3 भागों में बटा होता है। तीर का अग्रभाग, बाण का तना और पंख। जहाँ तक धनुष की बात है, वह धनुष की डोरी और धड़ से मिलकर बना होता है। तीर तो बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते हैं, लेकिन धनुष कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। धनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का धनुष एक लचीले धनुषाकार शरीर और एक मजबूत डोरी से बना होता है। धनुष खींचते समय धनुष का शरीर मुड़ जाता है और यहीं से शक्ति आती है, धनुष के शरीर के मुड़ने से। ये सबसे आम प्रकार का धनुष है और तीरंदाजी का एक काफी सरल प्रकार है। इसे बनाना आसान है और आम तीरंदाजा इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रकार के धनुष में एक मजबूत, अडिग धनुषाकार संरचना और एक लचीली डोरी होती है। धनुष को खींचते समय धनुषाकार संरचना अनिवार्य रूप से दृढ़ रहेगी, जबकि डोरी को एक आश्चर्यजनक लचीली लंबाई तक खींचा जाएगा। मेरे हाथ में जो धनुष है वह उसी प्रकार का धनुष है। ब्लाइंड फिश ने अपने हाथों में पकड़ा काला धनुष निंग को सौंप दिया। निंग ने इस साधारण धनुष को स्वीकार किया और उसे तुरंत उसका भार महसूस हुआ। ये धनुष कम से कम 100 पाउंड भारी था। वह उसे ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। धनुष का ढांचा किसी गहरे काले रंग की धातु से बना था जो चमक रहा था। हालांकि धनुष की डोरी एक उंगली जितनी मोटी थी और नीले रंग की थी। धनुष की डोरी से एक भयानक शैतानी आभा धुंधली सी आ रही थी। इस धनुष का ढांचा थंडरविंड मेटल से गढ़ा गया है और यह अतुलनीय रूप से मजबूत है, लेकिन धनुष की डोरी उससे भी ज्यादा कीमती है। यह एक मारे गए डायर मॉन्स्टर ड्रैगन स्नेक के ड्रैकोनिक टेंडन में से एक से बनी है। इसमें अद्भुत लचीलापन है। अगर मेरी ताकत 10 गुना ज्यादा भी होती तो भी मैं इसे नहीं तोड़ पाता। ब्लाइंड फिश हंसा। मैंने अपने धनुष का नाम थंडर ड्रैगन बो रखा है। सुनते ही निंग की आंखें चमक उठीं। ड्रैगन स्नेक की नस से बनी धनुष की डोरी, एक डायर मॉन्स्टर। आओ सही मुद्रा सीखना शुरू करें। अपने हाथ के एक झटके से ब्लाइंड फिश ने एक साधारण धनुष निकाला। खड़े होकर शॉट लगाने की मुद्रा, झुककर शॉट लगाने की मुद्रा, पीछे की ओर शॉट लगाने की मुद्रा, गिरते हुए शॉट लगाने की मुद्रा, दौड़ते हुए शॉट लगाने की मुद्रा। ब्लाइंड फिश ने निंग की ओर देखा। युवा गुरु, आपका प्रशिक्षण 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला बुनियादी खंड है, दूसरा मानसिक खंड है। बेसिक सेगमेंट में आपको उन 5 मुद्राओं का अभ्यास उस बिंदु तक करना होगा जहां हाथ, आंख और तीर एक हो जाएं। आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा, तभी आप अगले सेगमेंट में जा सकते हैं। मानसिक खंड में मुद्राएं अब महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। आपको बस अपने मन और बाण को एकाकार करने की जरूरत है। अब आपको देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत धीमी गति है। आपको अपने मन पर भरोसा करना होगा। पलक झपकते ही आप अपना धनुष खींच लेंगे और बिजली की गति से अपने लक्ष्य पर बाण चला देंगे। किसी गंभीर परिस्थिति में आपके पास बस एक धड़कन होती है जो आपको चाहिए। कोई भी आपको धीरे धीरे निशाना लगाने का मौका नहीं देगा। जब आप मानसिक खंड में निपुण हो जाएंगे तो आपकी प्रशिक्षुता पूरी हो जाएगी। निंग ने सुना और सिर हिलाया, और फिर ब्लाइंड फिश के निर्देशों के अनुसार उन्होंने उचित मुद्रा में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। कमर सीधी, बायां हाथ फैला हुआ। धनुष खींचने के लिए यही सही मुद्रा है। इसी मुद्रा में रहो। आंखें, आंखें, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं? जैसे ही उसने गंभीरता से पढ़ाना शुरू किया, ब्लाइंड फिश उस पर दहाड़ने लगी। अज्ञानी निंग सफेद चर्मपत्र के टुकड़े जैसा था। बार बार चीखने पर निंग बस सहता रहा और धीरे धीरे सीखता रहा। भूतल से 10,000 मीटर ऊंची एक इमारत अभी भी बनी हुई है। एक कुशल तीरंदाजा को भी बुनियादी चीजों से शुरुआत करनी पड़ी होगी। पुस्तक 1, अध्याय 10, फुटवर्क। 1 घंटे तक तीरंदाजी का अभ्यास करने के बाद सूर्य उदय होना शुरू हो गया था। निंग, बच्चे, मैं ही तुम्हें फुटवर्क सिखाऊंगी। सफेद फर पहने यूची स्नो अपने बेटे की ओर देखते हुए मुस्कुराए। हाँ, निंग ने कहा। हालांकि उसने इतना व्यायाम किया था कि उसकी कमर और पीठ बुरी तरह दर्द कर रही थी, क्योंकि उसने 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण लिया था। फिर भी उसके शरीर की पुनर्योजी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। इस समय उसका मन साफ, ताज़ा और ऊर्जा से भरपूर था। करीबी लड़ाई में पैरों का इस्तेमाल तलवारबाजी की तकनीक जितना ही जरूरी होता है। यूची स्नो ने गंभीरता से कहा। जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो बेहतर पैरों और फुर्ती वाला व्यक्ति विरोधी के लिए उसे घायल करना मुश्किल बना सकता है, जबकि वह विरोधी को आसानी से घायल कर सकता है। निंग ने सिर हिलाया। वह इस तर्क को समझ गया। नजदीकी मुकाबले का मतलब सिर्फ बेवकूफों की तरह खड़े होकर एक दूसरे पर तलवारें और कृपाण लहराना नहीं था। यह एक अप्रत्याशित साए की तरह लगातार अपनी पोजीशन बदलना था। अपने पिछले जीवन में उसने ताइक्वांडो और कराटे के माहिर खिलाड़ी देखे थे।
ये सभी बेहतरीन प्रतियोगी पैरों की गति को बहुत महत्व देते थे और उनका पैर का काम लाजवाब होता था, जिससे दुश्मन के लगातार 10 मुक्के चूक जाते थे या कम से कम उनकी शक्ति बहुत कम हो जाती थी। यकीनन फुटवर्क का महत्व आक्रमणकारी तकनीकों से भी ज्यादा था। चूंकि निंग पिछले जन्म में बीमारियों से जूझ चुका था, इसलिए उसे उन प्रतियोगिताओं को देखने में बहुत मजा आता था, जिससे उसे ताइक्वांडो और कराटे प्रतियोगिताओं में फुटवर्क का महत्व समझ में आया। इस दुनिया में जहां आत्माएं और राक्षस बहुतायत में थे, मूल बातें अभी भी वही थीं। फुटवर्क सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। मैं तुम्हें शेडविन स्टेप्स नाम की एक फुटवर्क तकनीक सिखाऊंगा, स्नो ने कहा। इसके साधारण नाम से धोखा मत खाओ। ये फुटवर्क तकनीकों का एक बहुत ही अद्भुत सेट है। हमारे जी कबीले में मैं ही इसे जानता हूँ और 5 प्रांतों में भी इसे सर्वोच्च प्रकार की फुटवर्क तकनीक माना जाता है। एक बार जब तुम इस फुटवर्क तकनीक को सीखना शुरू कर दोगे तो तुम समझ जाओगे कि तंग इलाकों में कैसे चकमा देना और आगे बढ़ना है। साथ ही आसानी से भागना भी सीख जाओगे। सबसे पहले 6 बुनियादी आंदोलनों को ध्यान से पढ़ें। अपने हाथ के एक झटके से स्नो ने कहीं से एक मोटी पीली किताब प्रकट कर दी। निंग ने इसे स्वीकार कर लिया और ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया। इस पुस्तक में शेडविन स्टेप्स और उसके 6 बुनियादी आंदोलनों का वर्णन किया गया है। ये सभी 6 आंदोलन अपनी गति और बल व ऊर्जा के प्रयोग में उत्कृष्ट और गहन थे। बस घूरते मत रहो। स्नो ने दूर किसी जगह की ओर इशारा किया। उधर देखो। निंग ने अपना सिर घुमाया और लकड़ी के खंभे देखे। वहां हजारों लकड़ी के खंभे रहे होंगे और वे सभी अलग अलग ऊंचाई के और एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर थे। इन लकड़ी के खंभों के ऊपर जानवरों की कई टोपियां थीं, हजारों की संख्या में, जो रस्सियों की तरह उस जगह पर बिखरी हुई थीं। इसे 1000 सितारा सरनी कहते हैं, स्नो ने कहा। 1000 सितारा सरनी के इस्तेमाल से 10 साल के अंदर आप शेडविन स्टेप्स के रुवेई चरण तक पहुंच सकते हैं। अगर 1000 सितारा सरनी न होती तो शायद आपको 100 गुना ज्यादा समय लगाना पड़ता। शेडविन स्टेप्स तकनीक के 3 चरण हैं। सबसे पहले बुनियादी चरण, दूसरा उन्नत चरण, तीसरा दुनिया के साथ एक। स्नो ने निंग की ओर देखा। दरअसल सभी तकनीकों को, चाहे वह पैरों से चलना हो, तलवार चलाना हो, कृपाण चलाना हो, भाला चलाना हो या कुछ और, इन 3 चरणों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए तलवार चलाने की तकनीक के उन्नत चरण को अक्सर तलवार के साथ एक कहा जाता है। क्या तुमने 6 बुनियादी आंदोलनों के रहस्यों को याद कर लिया है? स्नो ने पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। स्नो फिर 1000 तारों वाली व्यूह रचना की ओर बढ़ा और एक बहुत छोटे खंभे की ओर इशारा करते हुए बोला, जाओ, इस खंभे के ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ। निंग आसानी से लकड़ी के खंभे पर कूद गया। उसे तुरंत ही लड़खड़ाने का एहसास हुआ। खंभा ज्यादा मोटा नहीं था और उसमें सिर्फ एक पैर रखने की जगह थी। सौभाग्य से 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण लेने के बाद उसे संतुलन की बहुत अच्छी समझ थी। यही एकमात्र कारण था कि वह स्थिर होकर खड़ा हो पा रहा था। मेरे आदेश सुनो। मैं तुम्हें 6 बुनियादी चालों में से जो भी इस्तेमाल करने को कहूँ वही तुम इस्तेमाल करो, स्नो ने कहा। आगे बढ़ने वाली चाल। निंग ने तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश की और अपने सामने एक अन्य खंभे पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब वह एक जानवर की खाल से बनी रस्सी से टकराया तो वह झटके के साथ जमीन पर गिर गया। याद रखना, जब भी तुम 1000 तारों वाली सरनी में आगे बढ़ो, तुम्हें किसी भी जानवर की खाल पर पैर नहीं रखना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, स्नो ने कहा। निंग ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा दोबारा होगा। वह एक बार फिर छोटे खंभे पर कूदा और फिर आगे बढ़ने की चाल से जानवर की खाल को चकमा देकर अगले लकड़ी के खंभे पर चढ़ गया। हालांकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया था। उसका शरीर काफी देर तक लड़खड़ाता रहा, फिर वह उस एक पैर पर फिर से स्थिर हो पाया। याद रखना, तुम्हारी हरकतें कीलों जैसी होनी चाहिए, हर कदम पर एक कील ठोकते हुए। जब तुम खंभे पर उतरो तो तुम्हें उसमें कील ठोक देनी चाहिए, स्नो ने कहा। हर कदम न तो बहुत छोटा हो सकता है और न ही बहुत बड़ा, न ही बहुत हल्का और न ही बहुत भारी। अभी तो तुम बेतहाशा लड़खड़ा रहे थे। अगर यह जिंदगी और मौत की लड़ाई होती तो कोई दुश्मन तुम्हें छुरा घोंपकर मार डालता और तुम्हारे हमलों में कोई न कोई कमी जरूर निकाल लेता। जारी रखो। आगे बढ़ते कदम, आगे बढ़ता कदम, साइड स्टेप कदम, छलांग लगाने वाला कदम, पीछे की ओर कदम, वापस लेने का कदम, मोड़ने वाला कदम। स्नो ने एक के बाद एक आदेश जारी किए। दरअसल सभी फुटवर्क तकनीकें इन्हीं बुनियादी गतिविधियों पर आधारित थीं, लेकिन कौशल के मामले में अलग अलग तकनीकों में दिन रात का अंतर था। कुछ आपको बिजली की तरह तेज गति से चलने में मदद करती थीं, तो कुछ आपको हवा की तरह फुर्तीला और आकर्षक या शायद किसी आत्मा की तरह अप्रत्याशित बना देती थीं। प्रत्येक फुटवर्क तकनीक के अपने रहस्य थे और स्वाभाविक रूप से युद्ध में उनके अलग अलग प्रभाव होते थे। उफ, वह ज्यादा ऊंचा नहीं उछला था और उसकी पीठ जानवर की खाल से बनी रस्सियों से टकरा गई, जिससे वह लकड़ी के खंभे पर नहीं उतर सका। वह नीचे गिर पड़ा। बिना एक शब्द बोले निंग वापस खंभे पर चढ़ गया। उफ, उसका घुटना पर्याप्त रूप से मुड़ा नहीं था। उफ, उसने बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया था। उन हजारों लकड़ी के खंभों पर निंग बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था और इन 6 बुनियादी चरणों का बेतहाशा अभ्यास कर रहा था। जानवरों की खालों की रुकावट के कारण निंग के शरीर को भी उनसे बचने के लिए तरह तरह की विकृतियां झेलनी पड़ रही थीं। लेकिन वह चाहे कोई भी आसन करे, सबसे जरूरी बात ये थी कि उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिर रहे और उसके पैर भी स्थिर रहें। माँ, मैं कब तक इस तरह प्रशिक्षण लूंगा?
निंग कई बार गिर चुका था। निंग, बेटा, सबसे छोटे खंभे से शुरू करो और सभी 1008 लकड़ी के खंभों से गुजरो। फिर सबसे ऊंचे खंभे से नीचे कूदो। रास्ते में तुम्हें किसी भी जानवर की खाल को नहीं छूना है। यदि आप इसे 10 सांस लेने में लगने वाले समय में पूरा कर लेते हैं तो आप इस फुटवर्क के बेसिक स्तर में निपुण हो जाएंगे। यूची स्नो हंसा। निंग ये सुनकर दंग रह गया। क्या 10 सांसों में इतना कम समय? समतल जमीन पर दौड़ते हुए भी मैं 10 सांसों में इतना नहीं कर पाऊंगा। 1008 लकड़ी के खंभे जिन्हें पार करना था, ये लगभग 1000 मीटर की दूरी थी। उसे पूरी दौड़ में इतनी दूरी तय करने में थोड़ा समय लगेगा। बाद में निंग, जब तुम 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के पहले स्तर में महारत हासिल कर लोगे तो तुम 10 सांसों में जमीन पर 1000 मीटर की दूरी तय कर सकोगे। स्नो हंसा। लेकिन निंग अवाक रह गया। 1000 सितारा सरणी में ऐसे आगे बढ़ना मानो आप जमीन पर हों। केवल तभी आप मूल चरण में निपुण हो सकेंगे। तो फिर दूसरे उन्नत चरण के बारे में क्या? निंग पूछे बिना नहीं रह सका। स्नो ने पास पड़ी जानवरों की खाल की एक रस्सी को धक्का दिया जो दूसरे जानवरों की खालों से टकराने लगी। देखते ही देखते हजारों से ज्यादा जानवरों की खालें पूरी तरह से बेकाबू और अस्त व्यस्त तरीके से एक दूसरे से टकराने लगीं। दूसरे चरण यानी उन्नत चरण में तुम्हें एक बार फिर सबसे निचले खंभे से शुरुआत करनी होगी और सभी 1008 खंभों को पार करना होगा। फिर सबसे ऊंचे खंभे से 10 सांसों में नीचे कूदना होगा बिना किसी जानवर की खाल की रस्सी को छुए। हालांकि उन्नत चरण में सभी जानवरों की खालें एक दूसरे से टकराएंगी। स्नो ने निंग की ओर देखा। एक बार जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम उन्नत चरण में निपुण हो जाओगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अगर सारे जानवरों की खालें इधर उधर लहरा रही हों तो मैं उनसे कैसे बच पाऊंगा? शायद मेरे पास जानवरों की खालों से बचने और लकड़ी के खंभों पर कूदने के लिए बस एक पल का ही समय होगा, और इतने कम समय में। निंग को लगा कि ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा। इसीलिए मैंने कहा था कि 1000 स्टार एरे की मदद से आपको शैडविन स्टेप्स के उन्नत चरण तक पहुंचने में 10 साल लगेंगे। स्नो ने कहा। अब से दोपहर के भोजन के समय तक आप यहाँ 1000 स्टार एरे में लगातार अभ्यास करेंगे। तो फिर तीसरे चरण दुनिया के साथ एक के बारे में क्या? निंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। स्नो ने निंग की तरफ देखा और हंसी। ये तो बिल्कुल अलग स्तर है। एक बार वहां पहुंच जाओ तो समझ जाओगे ये कितना शक्तिशाली है। कम से कम तुम इसे समझा तो सकते हो? निंग ने पूछा। ठीक है, अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो एक साथ मुझ पर बरस रहे 10,000 बाण भी मुझे जरा भी घायल नहीं कर पाएंगे। स्नो ने अपने बेटे की तरफ देखा। एक साथ 10,000 तीर? निंग ने तुरंत कल्पना की कि अनगिनत तीरों का एक घना समूह बरस रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे छू नहीं पा रहा है। यह अकल्पनीय था। आखिरकार एक इंसान का शरीर एक निश्चित जगह घेरता है। अगर वे अनगिनत तीर आकाश को भर देते हैं तो तार्किक रूप से कहें तो उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। स्नो मुस्कुराई। निराश मत होइए। विभिन्न जनजातियों के अधिकांश शीर्ष हाउटियन विशेषज्ञ केवल पहले बुनियादी चरण तक ही पहुंच पाते हैं। जियाटियन जीवन रूप आमतौर पर दूसरे उन्नत चरण तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। ज्यादातर जिफू शिष्य दुनिया के साथ एकाकार होने के तीसरे चरण तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ बेहद प्रतिभाशाली जियांटियन जीव दुनिया के साथ एकाकार होने के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, जैसे आपके पिता। स्नो ने कहा। पिताजी? निंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। तुम्हारे पिता का फुटवर्क दुनिया के साथ एक के स्तर तक पहुंच गया है, और तलवारबाजी में भी, जिसका प्रशिक्षण फुटवर्क से ज्यादा कठिन है। तुम्हारे पिता दुनिया के साथ एक के स्तर तक पहुंच गए हैं। स्नो हंसा। यही कारण है कि तुम्हारे पिताजी कबीले के पश्चिमी प्रांत के निर्विवाद रूप से नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। यही कारण है कि उनकी प्रतिष्ठा अनगिनत जनजातियों को विस्मित करती है। निंग का दिल तुरंत वीरता की भावना से भर गया। जो कुछ उसके पिता कर सकते थे वह खुद भी जरूर कर सकता था, खासकर जब उसके पास नुवा पेंटिंग और पिछले जन्म का ज्ञान था। जारी रखना, आगे बढ़ता कदम, मोड़ने वाला कदम, छलांग लगाने वाला कदम। निंग का छोटा युवा शरीर 1000 सितारा सरणी के चारों ओर ध्यान से चमक रहा था, कभी कभी नीचे गिर रहा था। दोपहर के भोजन के बाद, पेट भर खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद, निंग को उसके पिता एक बार फिर प्रशिक्षण प्रांगण में ले गए। दोपहर का वसंत का सूरज बेहद खूबसूरत था और उसकी किरणें बहुत सुकून देने वाली थीं। पिताजी? निंग ने अपने हिमनत जैसे पिता को देखा, जो रक्त लाल पशु के फर से लदे हुए थे। उसका हृदय विस्मय से भर गया। उसके पिता ने ड्रैगन स्नेक जैसे महादैत्यों को भी मार गिराया था। शक्ति और कौशल के मामले में उसके पिता पहले ही अत्यंत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि कुछ जियांटियन जीव भी उसके पिता के शिष्य बनने और उनकी तलवारबाजी सीखने के लिए आए थे। उनके पिता के 9 मुख्य शिष्य थे, जिनमें से 3 जियांटियन जीव थे, लेकिन उनके पिता उन 9 शिष्यों को महीने में सिर्फ एक बार ही शिक्षा देते थे। लेकिन निंग, उसे तो हर दिन सिखाया जाएगा। आज से मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तलवार धनुष नहीं है, नहीं, यह पैरों की तरह है। तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए बस उससे परिचित होना जरूरी है। एक बार जब आपकी ताकत बढ़ जाती है और आपकी दृष्टि बेहतर हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से आप ज्यादा शक्तिशाली तीर चला पाएंगे। हालांकि पैरों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है, फिर भी यह पूरक है। प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए आपको अंत में अपनी तलवार का उपयोग करना ही होगा। तलवारें छोटे हथियार माने जाते हैं। ये हल्की और फुर्तीली होती हैं और इनकी 2 धार होती हैं।
इनका इस्तेमाल कृपाणों से ज्यादा सटीक और गहरा होता है। चाहे वार करके, छुरा घोंपकर, काटकर, खुरचकर या थपथपाकर, कोई भी आसानी से अपने विरोधी को मार सकता है। कभी कभी गलत तरीके से प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति खुद को भी चोट पहुंचा सकता है। यही युद्ध का सबसे सच्चा हथियार है। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। निंग का खून खौल रहा था और वह बेहद उत्सुक था। उसकी आंखें चमक रही थीं। पिताजी, मैं तलवार चलाने की कौन सी कला सीखूंगा? तलवार की तकनीक, कुछ साल और इंतजार करो, यिचुआन ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ और साल इंतजार करें? निंग उलझन में था। यिचुआन ने ठंडे स्वर में कहा, तलवार की चालें तुम्हारे शरीर से जन्म लेती हैं। अगर तुम तलवार का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने शरीर पर अच्छी तरह नियंत्रण रखना होगा। पहले तुम्हें मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेना होगा। जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारी भुजाएं पूरी तरह चुस्त हो जाएं और तुम अपनी ताकत पर पूरी तरह नियंत्रण रख सको, तभी तुम्हारा शरीर तलवारबाजी सीखने के लिए तैयार होगा। लेकिन अपने शरीर को तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें तलवार चलाना सीखने के लिए अपना मन भी तैयार करना होगा।